नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार फ्रॉम टीम मनीष वर्मा से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। कानून का परिचय, इंट्रोडक्शन टू लॉ आज हम पढ़ने वाले हैं। आपके न्यू सिलेबस बेस पर ये पूरे क्वेश्चंस बैंक तैयार किए गए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड और परचेज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन बैंक में ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस कवर है। एमसीक्यूज जो न्यू पैटर्न बेस से बनाया गया है, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हम सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, सिलेबस को दो पार्ट में बांटा गया है, टीएमए एंड टर्म एंड एग्जामिनेशंस। जो टीएमए में आपके लेसन है वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये जो है आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, तो आप इन्हें नहीं पढ़िएगा। जो टर्म एंड एग्जामिनेशन में, जो रिटर्न एग्जामिनेशन में आएगा, वो ओनली ये वाले चैप्टर्स हैं, तो आपको यही पढ़ने हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं बेस पर बनाए गए हैं। तो इसमें आपका लेसन नंबर 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 एंड 22 एंड 23 ये सब आपके आने वाले हैं। उसके अलावा एक और इसमें स्पेसिफिक चीज ये है कि ऑप्शनल मॉड्यूल है। ऑप्शनल मॉड्यूल यानी कि वैकल्पिक मॉड्यूल दिया गया है इसके अंदर आपके। इसमें आपको सिर्फ ऑप्शनल 7A वाला करना है, जिसमें 25, 26, 27 ये लेसन्स दिए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट। उसके अलावा आपके जो मेन सिलेबस में है वो है पर्सनल लॉ 1, पर्सनल लॉ 2, देन उसके बाद टेक्निक्स ऑफ लॉ एंड रेमेडीज, सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, एडजेक्टिव लॉ, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये सब आपके सिलेबस में है। तो इसी बेस पर सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं और ओनली आपको यही पढ़ना है जो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके अलावा और कुछ आपको पढ़ना नहीं है। इसके अलावा समझ लेते हैं वेटेज टू क्वेश्चंस, कि किस क्वेश्चन को कितना वेटेज मिला है, यानी किस मार्क के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपका एमसीक्यूज, यस एमसीक्यूज जो है आपके 1 मार्क के आने वाले हैं, जिसमें आपके 20 एमसीक्यूज होंगे, यानी कि बहु वैकल्पीय प्रश्न। 1 मार्क का होगा तो 20 मार्क का ये आपके हो गए। उसके बाद है 2 मार्क के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे। इसी के साथ आपके जो है 2 मार्क के क्वेश्चन भी आएंगे जो ऑब्जेक्टिव में ही इंक्लूडेड है, जिसमें आपका 2 सब पॉइंट लिखने होते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, पैराग्राफ एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड उसके अलावा ट्रू एंड फॉल्स। इसमें आपके टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। 2 मार्क का होगा, 30 मार्क के आपके टोटल नंबर हो गए। इस हिसाब से आपका 50 मार्क का जो आपका है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। देन उसके बाद बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको लिखना है। तो वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर, ये 3 टाइप के हैं, जिसमें आपके 6 जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट होंगे, 2 मार्क फॉर ईच, 2 नंबर हर पर्सन के लिए होगा, यानी 12 मार्क का आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके अलावा शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स क्या है, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर्स में और 4 मार्क का होगा, इस हिसाब से 20 मार्क का आपका ये बनेगा। देन उसके बाद लॉन्ग आंसर्स होंगे, 3 क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग आंसर्स के होंगे। तो जो आपके लॉन्ग आंसर्स हैं वो 3 क्वेश्चन होंगे, 6 मार्क का होगा, इस हिसाब से आपका 18 मार्क के टोटल लॉन्ग आंसर्स बनेंगे। देन इस हिसाब से आपका पूरा यहाँ पर 100 मार्क का क्वेश्चन कवर होते हैं। देन देखते हैं वेटेज टू मेजर कंटेंट। मेजर कंटेंट यानी कंटेंट पे कैसे कवर किया गया है, कि कौन सी यूनिट से आपके कितने मार्क का आने वाला है। पहले कंटेंट में आपका जो है कंसेप्ट ऑफ द लॉ, जिसमें 4 लेसन है, 12 मार्क का आएगा। उसके बाद फंक्शंस एंड टेक्निक ऑफ लॉ, 12 मार्क का आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, 16 मार्क का आएगा। इंडियन कोर्ट सिस्टम, मेथड्स ऑफ रेजोल्यूशन, 12 मार्क का आएगा। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2। तो इसमें आपको जो 20 मार्क का, 12 मार्क यानी 32 मार्क का टोटल यहाँ से आने वाला है, यानी सबसे बड़ी यूनिट है। उसके बाद जो है आपकी ऑप्शनल मॉड्यूल, जिसमें से आपको एक ही करना है, या तो ये कीजिए या ये कीजिए। तो हम यहाँ पर ये वाला अवॉइड कर रहे हैं, ओनली ये वाला करने जा रहे हैं, तो आप इस पे फोकस कीजिएगा, भूल जाइए ये है नहीं। तो इसमें क्या है आपका एनवायरमेंटल लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आने वाला है, 16 मार्क का। यस, तो उसके बाद देखते हैं डिफिकल्टी लेवल क्या होगा क्वेश्चंस का। क्वेश्चन पेपर बनेगा, उसमें आपका कितने लेवल का डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे और कितने एवरेज आएंगे, कितने इजी आएंगे। तो उसमें 25% यानी कि 25% तो इजी आएगा एंड एवरेज जो है 50% जो आएगा। उसके अलावा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होंगे उनका 25% के जो क्वेश्चन है वो जो है डिफिकल्ट होंगे। तो इस हिसाब से अगर मार्क वाइज देखें तो 25-50 यानी कि 75 मार्क का तो आपको इजी आने वाला है, मीडियम लेवल आएगा, जिसमें सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ आने वाली है, दिक्कत आएगी यहाँ पर 25 मार्क वाले में। 25 वाले में दिक्कत क्यों आएगी, क्योंकि ये होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस जो एप्लीकेशन बेस होते हैं, कंसेप्ट बेस होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है, आपने ठीक से चीजों को समझा है, तो आप तभी इनको पूरा कर सकते हो। और जो ये अटेम्प्ट करता है वही टॉपर बनता है। तो आप लोग कहते होंगे सर टॉपर कैसे बनते हैं, पर ऐसे बनते हैं जो लोग इन क्वेश्चंस को ठीक से करके आ पाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन बात करते हैं आगे हम क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहले इसमें आपका सेगमेंट है आपका एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न आपका इसमें है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था आपका 1956 यानी 1956 में ये पारित किया गया था।
तो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर यह है कि हिंदू समाज के अंदर जो उत्तराधिकारी के यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो कैसे किसको मिलेंगे वो इसके अंदर बताया गया था। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनेक ईसाई ने डैश धर्म के रीति रिवाजों को और विधियों को अपनाया। मैनी क्रिश्चियंस इन इंडिया अडॉप्टेड द रिचुअल्स ऑफ डैश रिलीजन, किस रिलीजन के या किस धर्म के रिचुअल्स और कस्टम्स को अपनाया। राइट आंसर जो आपका है यहाँ पर हिंदू है, तो हिंदू धर्म के कस्टम्स को अपनाए गए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इंडिया में ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ईसाई बना है वो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर बना, तो जो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर बना ईसाई बना, तो इसका मतलब यह है लोगों ने अपने कस्टम्स को अपने कल्चर को छोड़ा नहीं, तो उसको फॉलो करते रहे, तो इसलिए ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में जनहित याचिका के संकल्प को मेंशन या उल्लिखित किया गया है। तो अनुच्छेद 39A यानी कि 39A में ये लिखा गया है। तो ये डीपीएसपी का पार्ट है आपका। ये डीपीएसपी होता क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे डीपीएसपी बारे में। डीपीएसपी जो फुल फॉर्म है वो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो राज्य को निर्देश है कि उन्हें क्या करना चाहिए, यानी सरकार को करना क्या चाहिए, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो यहां से एक कंसेप्ट आता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी। 1980 में 1980 में जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हमारे पीएन भगवती, तो उनका बड़ा रोल या उनकी बड़ी भूमिका इसमें मानी जाती है। कौन थे, पीएन भगवती, उनकी बड़ी भूमिका इसमें मानी जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूचना का अधिकार आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया या किस वर्ष में पारित किया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है ख यानी बी 2005। तो 2005 में आरटीआई एक्ट को पास किया गया था। आरटीआई एक्ट है क्या, आरटीआई एक्ट ये बताता है कि आपको अधिकार है कि किसी भी सरकारी दफ्तर या कार्य के बारे में आप सूचना ले सकते हो, ये आपका मौलिक अधिकार के अंदर भी आता है इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर डैश के अनुसार सामान्य कानून का प्रमुख सृजनकर्ता न्यायपालिका है, यानी कि अकॉर्डिंग टू डैश द मेन क्रिएशन ऑफ द कॉमन लॉ इज द जुडिशरी। किसने कहा है ऐसा, राइट आंसर इज बर्नार्ड डर्डन। बर्नार्ड डर्डन ने ये बात कही थी कि जो हमारे कानून का सृजन करता है, जिसने हमारे कानून बनाता है, वो हमारी न्यायपालिका होती है, हमारी जुडिशरी होती है, जो सही मायने में हमारे कानून को बताती है कि क्या सही क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ, यानी कि व्हेन डिड द इंडियन एविडेंस एक्ट कम इनटू फोर्स, ने कब पारित किया गया था। तो यह 1872 में। देन सिविल प्रक्रिया संहिता कानून कब पारित किया गया था, व्हेन वाज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट पास, 1908 में ये पारित किया गया था। यहाँ पर फैक्ट यह है कि अब जो ये सारे कानून है, तो कानून देख रहे हो आप, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके अलावा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये सब जो है ब्रिटिश रूल में पारित किए गए थे। जब हम देश में, हमारा देश जो है ब्रिटिश रूल के अधीन था, यानी कि अंग्रेजों के अधीन था, तो उस समय पारित किए गए सारे कानून जो है अंग्रेजी जमाने के हैं। तो अब समय क्या हुआ है, इस समय प्रोविजन ये हुआ है कि भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ने नए सिविल लॉ लेके आई है, नए क्रिमिनल लॉ लेके आई है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, जो इनको रिप्लेस करते हुए नया सिविल प्रोसीजर या नया आपराधिक कानून लागू होगा इनके बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम कब लागू किया गया था, व्हेन वाज द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। लागू हुआ था 1987 में, यानी कि 1987 में हुआ था। संशोधन, यहाँ पर एक फैक्ट आएगी, इसमें भी संशोधन किए गए थे। तो संशोधन जो है 1994 में वहां पर संशोधन भी किए गए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है, अंडर विच आर्टिकल इज द प्रोविजन फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड, राइट। तो आर्टिकल 368 यानी कि 368 में ये बात बताई गई है, भारत के संविधान को कैसे संशोधन किया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया जो है संविधान के इस अनुच्छेद में उल्लेखित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा किस क्रांति का मुख्य आधार था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी वर द मेन बेसिस ऑफ द विच रेवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ए, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में। तो उस समय ये क्रांति की गई थी। तो इस क्रांति के अंदर ये 3 नारे दिए गए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। इसी आधार पर जो है फ्रेंच यानी फ्रांस के अंदर जो है लोकतंत्र की सरकार आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। विश्व में कौन सा संविधान या कौन सा देश ऐसा था जिसने अपने संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को शामिल किया था। तो उसका राइट आंसर है अमेरिका, दैट इज यूएसए। तो यूएसए ने पहली बार जो है अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को जगह दी थी। उसी से जो हमने भारत के संविधान में भी वहीं से मौलिक अधिकार के कंसेप्ट को अपनाया है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में से संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया
लाया गया। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 1978। तो 1978 में 44वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। उसके अधीन जो है संपत्ति के अधिकार को हटाकर सामान्य अधिकार बना दिया गया, जो कि संविधान के आर्टिकल 300A में दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से संविधान में लिया गया है। पूछ रहा है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। किस संविधान से लिया गया, तो है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया गया है। और ये क्या होता है, यानी कि ये ऐसे निर्देश होते हैं जो सरकार को करने चाहिए अपनी जनता के कल्याण के लिए, भलाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। इस संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को नियुक्ति की अपॉइंटमेंट की बात करता है, तो वो आर्टिकल 126 है, अनुच्छेद 126 में बताया गया है। 126 जो अनुच्छेद है वो बताता है कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे। हाल फिलहाल में अभी CJI कौन है, अभी जो CJI है DY चंद्रचूड़, हाल फिलहाल में देश के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ समिट नाम से जाना जाता है। कौन सा समिट जो है अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, व्हाट इज नोन एज अर्थ समिट। तो इसमें आपका स्टॉकहोम सम्मेलन पहला, यस इसका राइट आंसर है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। यस, ये पहला अर्थ समिट था जो किया गया था। इसके बाद एक और अर्थ समिट हुआ, तो 2 अर्थ समिट है, ध्यान रखिएगा 2 अर्थ समिट है। जो पहला अर्थ समिट है वो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उसके बाद जो एक और अर्थ समिट हुआ था वो था रियो में। रियो कहां पर है, रियो ब्राजील में एक शहर है, तो वहां पर ये किया गया था 1992 में ये किया गया था। तो उस समय भी इस सम्मेलन को अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। लास्ट आपका MCQ है इसमें, वियना सम्मेलन 1985 का संबंध है। वियना सम्मेलन 1985 का संबंध है, किस आधार पर वियना कन्वेंशन किया गया था 1985, वह है आपका राइट आंसर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर यानी ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन, ये सम्मेलन किया गया था, जिसमें सभी देश इस बात पर सहमत होते हैं कि हमें ओजोन लेयर को बचाना है। ये ओजोन लेयर है क्या, ओजोन लेयर जो है हमारे पृथ्वी के आसपास एक गैस की एक ऐसी लेयर है जो हमें जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेस है, उनसे प्रोटेक्ट करता है। हमारा एनवायरमेंट है वो हमारे लाइफ के अकॉर्डिंग यानी हमारे लाइफ के बिल्कुल अनुकूल चले। नेक्स्ट पार्ट इसमें है रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों को भरिए। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका इसमें है, मुस्लिम पत्नियों को भी अपने विवाह को खंडित करने का अधिकार डैश अधिनियम को पारित होने के बाद मिला है। कि कौन सा अधिनियम है जो बताता है कि मुस्लिम पत्नियों को भी अपने विवाह को यानी कि डाइवोर्स करने का अधिकार है, तो वह है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में ये बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम को डैश वर्ष में अधिनियमित किया गया था। किस वर्ष में किया गया था, 1872 1872 में ये किया गया। अकॉर्डिंग टू डैश द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट ग्रीड इज द मेन रीजन फॉर कमिटिंग द क्राइम। कौन सी थ्योरी जो है बताती है कि जो लालसा है, लोभ है, वो ही वास्तव में अपराध का कारण बनता है। वह कंपनसेटरी थ्योरी, दैट इज क्षतिपूर्ति सिद्धांत जो है ये बताता है। आईपीसी का पूर्ण रूप क्या है, आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड कम इनटू फोर्स इन 1860। जैसे बताया मैंने आपको, ये जो आईपीसी है भारत में जो है दंड न्याय संहिता की बात करता है कि किस क्राइम के अकॉर्डिंग जो है कौन सी सजा दी जा सकती है, वो सब जो है इस आईपीसी के अंदर लिखा हुआ है। धारा वाइज है, यानी कि धारा के अनुसार लिखा हुआ है, यानी कि सेक्शन वाइज इसमें दिया गया है। वास्तव में इंडियन पीनल कोड जो हमारा एक क्रिमिनल लॉ है जो बताता है कि किस क्राइम के लिए हमें कौन सी सजा दी जा सकती है। तो ये जो कानून है 1860 यानी कि अंग्रेजी समय में ही, यानी अंग्रेजी काल में जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तब ये लागू किया गया था। तो इसको रिप्लेस करने के लिए आज जो है BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता, इसको रिप्लेस करने के लिए कानून लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिष्ठायी कानून और प्रक्रियात्मक कानून डैश की दो महत्वपूर्ण शाखा है। किसकी शाखा है, आपराधिक कानून यानी कि क्रिमिनल लॉ की ब्रांचेस है, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। नाउ पंचायतों द्वारा दिए गए निर्णय डैश कहलाते हैं। डिसीजन गिवन बाय द पंचायत आर कॉल्ड आर्बिट्रेशन, पंचाट कहलाती है। हिंदी में पंचाट है और इंग्लिश में आर्बिट्रेशन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नालसा, नालसा की फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। तो ये सरकार के द्वारा बनाया जाता है। लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है ये बनाई गई है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के द्वारा, जो कि लोक अदालत का प्रावधान करता है। संविधान के डैश अनुच्छेद में RTI अधिनियम का उल्लेख है। इन द डैश द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द RTI एक्ट इज मेंशन्ड, आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज A। आर्टिकल 19 1 A में ये बताया गया है कि RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है हमारा मौलिक अधिकार है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम डैश में बनाया गया था। इस वर्ष में जो है हमारे देश में द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया 1986 में, राइट। ये बताता है कि हमारे देश के अंदर हमें पर्यावरण को कैसे संरक्षण करना है और कोई
कोई पर्यावरण संबंधी कोई अपराध है तो उसमें क्या सजा दी जा सकती है, क्या फाइन लगाया जा सकता है, वो सब इसके अंदर बताया गया है। अब बात करते हैं सही या गलत, राइट एंड रॉन्ग। ये इस पार्ट में हम जानेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, यानी ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, निर्वासित उत्तराधिकारी वंशानुक्रम कहलाता है। इंटरस्टेट सक्सेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, राइट रॉन्ग। यस, सही। ये क्या होता है? ये होता है कि जब किसी हिंदू समाज के अंदर, हिंदू सोसाइटी के अंदर, जब किसी की संपत्ति व्यक्ति बिना वसीयत लिखवाए मर जाता है, या तो अगर उसका कोई अपना वंश होता है तो उसको वो संपत्ति या प्रॉपर्टी मिल जाती है, नहीं तो वो संपत्ति सीधा गवर्नमेंट के पास चली जाती है, यानी गवर्नमेंट उसको रख लेती है जब उसका कोई भी वंश या कोई भी सक्सेशन नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पूर्व निर्णय ने भारत में पारसियों और यहूदियों के व्यक्तिगत कानून के निर्माण में सहयोग प्रदान किया है, राइट और रॉन्ग। बिल्कुल सही है। यानी कि जो भारत में पारसी और यहूदी हैं उनके जो कानून बने हैं वो जुडिशियल प्रेसिडेंट से बने, यानी कि जो जजों ने अपने स्टेटमेंट दी हैं या धीरे धीरे एवोल्यूट हुए हैं या निर्माण हुआ है उनके अनुसार हुआ है। तो ऐसे कोई प्रॉपर कानून बनाए नहीं गए, जो बनाए गए वो एक्ट के द्वारा बनाए गए पार्लियामेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम में कुल 15 अध्याय हैं, राइट और रॉन्ग। गलत, कुल 17 अध्याय हैं। कितने हैं? 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद मूल्यांकन अधिनियम 1887 प्रक्रियात्मक कानून का एक उदाहरण है, सही और गलत? बिल्कुल सही। ये एक एग्जांपल ऑफ द प्रोसीजरल लॉ। ये क्या था? ये ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश रूल में पास किया गया था, जो बताता था कि कोई केस जो है किसी कोर्ट में जाने लायक है या नहीं, उस कोर्ट में जो भी जुरिडिक्शन है उसके अनुसार उसको उसमें सुनवाई हो सकती है नहीं। तो ये जो कानून है किसी भी केस को वैल्यू देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक कानून लोक कानून की एक शाखा है, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही। बिल्कुल जो है जो संवैधानिक कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रांच ऑफ द पब्लिक लॉ, यानी कि समाज का ही कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रियात्मक कानून अधिष्ठायी कानून से सदैव की अधिक महत्वपूर्ण रहा है, बिल्कुल गलत। इसमें जो है जो प्रोसीजर लॉ है वो हमेशा से सब्सटेंटिव लॉ से इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि प्रोसीजर लॉ ऑल हैज ऑलवेज बीन लेस इंपॉर्टेंट। जो सब्सटेंटिव लॉ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब्सटेंटिव लॉ होता क्या है? सब्सटेंटिव लॉ बताता है आपकी राइट एंड ड्यूटीज। क्या बताता है? आपकी राइट एंड ड्यूटीज क्या है, आपके अधिकार क्या है और आपके जो ड्यूटीज यानी करते हुए क्या है वो बताता है। उसके अलावा इसके अपोजिट में बात करें प्रोसीजर लॉ की, तो प्रोसीजर लॉ बताता है आपका कि इन अधिकारों से संबंधित कोई वॉयलेशन है या अपराध होता है या आपको कोई भी अपराध होता है तो उसका जो न्याय प्रदान करने का प्रोसीजर यानी प्रक्रिया क्या होगी वो आपका प्रोसीजर लॉ यानी कि प्रक्रियात्मक कानून बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाचक की संख्या केवल विषम संख्या में ही हो सकती है। द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेटर कैन बी ओनली ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? देखो ऑड नंबर होता है, अगर मैं बात करूं तो 1, 3, 5 देन 7, ये सारे जो है आपके ऑड नंबर होते हैं, विषम संख्या होती है। तो इसका मतलब क्या है? जो आर्बिट्रेटर होता है एक तरह का निर्णय देने वाला होता है। तो ये किसी भी लीगल अथॉरिटी द्वारा कोर्ट के बाहर कोई मुकदमा है तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये तय किया जाता है। तो इसमें केवल या तो 3 जज होंगे या 5 होंगे या 7 होंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो निर्णय है वो हमेशा आए, यानी कि कोई टाई या कोई भी बराबरी ना हो, यानी कि या तो निर्णय 2-1 से आएगा जब 3 होंगे, तो अगर 3 में 2 से 1 से आएगा, और अगर 5 हुए तो 3-2 से आएगा, पर निर्णय आएगा, यानी कि एक पक्ष में हमेशा ज्यादा लोग होंगे जिससे निर्णय मिलेगा। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवचन घटनाक्रम के तथ्यों पर आधारित है, नियमों पर नहीं। द प्ली इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द इंसिडेंट नॉट ऑन द रूल्स, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल राइट। क्योंकि प्ली क्या होता है? प्ली आपको बताता है कि कोर्ट के अंदर आपसे क्या क्वेश्चन किए गए तो आप प्लीड करते हो, आई प्लीड, यानी कि आप अपना आंसर दे रहे हो फैक्ट और इंसिडेंट पे। तो कोई नियम रूल नहीं होता है इसका, एक तरह का आंसर होता है जो भी कोर्ट के अंदर पूछा गया है कोई भी केस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को मार्गदर्शिका की संज्ञा दी गई है, राइट और रॉन्ग? द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टर्म्ड एज अ गाइड, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही, राइट। क्योंकि जो प्रीएम्बल है यानी कि प्रस्तावना है संविधान की, वो बताती है संविधान के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। वो सारे आइडियल्स, जस्टिस, इक्वालिटी यानी कि समानता, उसके अलावा बात करें हम लोग सॉवरेनिटी, संप्रभुता, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है? धर्मनिरपेक्षता। तो ये जो सारे आदर्श हैं या फिर कहें हम आइडल्स हैं वो संविधान के अंदर लिखे हुए हैं और एक तरह से उसका दर्पण है, यानी जो संविधान के अंदर जो है उसकी सार जो है प्रस्तावना बताती है, इसलिए हम बोलते हैं उसको कि प्रस्तावना को मार्गदर्शिका कहा जाता है, राइट। यानी कि एक तरह से अगर आप संविधान को जानना है तो प्रीएम्बल को पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है, राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ सही नहीं है, ये गलत है। यानी कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो विदेशियों के लिए भी है, यानी दोनों के लिए होता है। तो संविधान में जो फंडामेंटल राइट है हमारे आर्टिकल 25, 26, 27, 28, इनके अंदर आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये सारे जो आर्टिकल हैं, ये सारे जो अनुच्छेद हैं जो आपके संविधान में प्रदान किए गए, जो मौलिक अधिकार यानी कि FR इनको बोलते हैं शॉर्ट में, तो ये जो है फॉरेनर्स को भी यानी कि विदेशियों को भी अलाउड है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिफाइड रॉन्ग। डीपीएसपी से हम शॉर्ट में बोलते हैं, डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो न्याय संगत नहीं है, यानी कि गैर न्याय संगत है। इसका मतलब क्या है कि डीपीएसपी को लागू कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी सरकार कोई काम नहीं कर रही है डीपीएसपी के अनुसार। संविधान के आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक लिखे गए हैं, इसमें सरकार को बताया गया है कि सरकार को क्या करना है जब सरकार बन जाती है, यानी कि ये एक तरह से ऑब्लिगेशन है, दायित्व है, कोई भी लीगल फोर्स नहीं है, यानी कि इसको लागू कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है तो वो जस्टिसिएबल है, अगर उनका वायलेशन होता है, उनके अनुसार अपराध होता है या उल्लंघन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट तक भी केस कर सकते हो अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए। तो ये डिफरेंस है डीपीएसपी और एफआर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राज्य सभी प्राकृतिक सिद्धांतों का एक ट्रस्टी है, यानी कि उसका देखरेख करने वाला है, बिल्कुल सही है, यानी कि द स्टेट इज अ ट्रस्टी ऑफ द ऑल नेचुरल प्रिंसिपल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरुबारी केस में प्रस्तावना को यानी कि प्रियम्बल को संविधान का अंग माना गया था, सही हो गलत? बिल्कुल गलत। उस प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, बल्कि हुआ क्या था, जब केशवानंद भारती केस होता है इन 1973 में, तो उसमें बताया जाता है कि प्रियम्बल वाज आल्सो कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत की जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, वो भारतीय संविधान का एक मूल अंग है और उसके बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि उसकी मूल संरचना का भी भाग है। तो यानी कि संविधान का संशोधन पार्लियामेंट कर सकती है। इसमें स्टेटमेंट ये भी दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि संविधान का अमेंडमेंट यानी कि उसका संशोधन पार्लियामेंट कर सकती है, बट वो संविधान की मूल संरचना का हास या उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, यानी कि उसको भी छेड़ नहीं सकती। दैट मीन्स द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट विदाउट हार्मिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, एक अंक वाले प्रश्न यानी कि 1 मार्क क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इसमें, बाल विवाह से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? जिस विवाह में दूल्हा और दुल्हन यानी कि वर और वधू जो है 21 और 18 वर्ष की आयु से कम होते हैं, उस विवाह को हम बाल विवाह कंसीडर करते हैं। यह आमतौर पर बहुत प्रचलित चीज थी हमारे भारत में। जब हम अगर पुराने जमाने की बात करें तो उस समय पहले ही बचपन में लोग विवाह करा दिए जाते थे, यानी किसी का 14 ईयर में, किसी का 9 ईयर में करा दिया गया, किसी 10 साल की उम्र में करा दिया गया। यहाँ तक भी ऐसे केस देखने को मिले हैं गाँव देहात में कि बचपन में ही पैदा होते ही ये तय कर देते थे कि भाई इनका बड़ा होकर विवाह करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ईसाई धर्म की स्थापना किसने की थी, बताइए? सेंट थॉमस ने। यस, सेंट थॉमस ने ये 1552 ईसा में मालाबार में आए थे और वहां पर चर्च की स्थापना की। उसके साथ ही ईसाई धर्म की स्थापना भी शुरू हो गई थी। तो ये 1552 एडी, इसका मतलब क्या है? मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट कहाँ पर है? केरला में। कहाँ पर है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, भारत में पहली पारसी बस्ती कब और कहाँ स्थापित की गई थी, बताइए? पहली कहां पे स्थापित की गई थी? पारसी यानी कि 716 एडी के लगभग गुजरात में संजन नामक गांव में स्थापित की गई थी। कहां पर गई थी? गुजरात में। तो ध्यान रखिए पारसी लोग कहां से आए थे? पारसी अगर बात करूं, पारसी लोग जो आए थे ईरान से आए थे। कहां से आए थे? ईरान से आए थे, माइग्रेट होकर आए थे। ये पॉलिटिकली वहां पर जब इस्लामिक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो वहां से पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेड थे ये लोग, तो वहां से ये निर्वासित होकर कहां पर आए? इंडिया में इन्होंने शरण ली। और इंडिया में कहां पर आए वो लोग? गुजरात। अगर बात करें ईरान जो है, ईरान समुद्री रेस पड़े तो हमें गुजरात पास पड़ता है ईरान के, तो ये पहले कहां पर आए? गुजरात में। तो ये ऑब्वियस सी बात है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सो हाउ मेनी चैप्टर, सेक्शंस एंड शेड्यूल्स आर देयर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, यानी कि सूचना के अधिकार में कितने अध्याय हैं, कितने खंड है और कितनी अनुसूची है, बताइए? तो इसमें 6 चैप्टर हैं, 31 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सर्वप्रथम लोक अदालत कब और कहां शुरू की गई थी, बताइए? लोक अदालत, अभी लोक अदालत है क्या आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जान लीजिए कहां पे स्थापित की गई थी? गुजरात में 1982 में शुरू की गई थी, यानी कि इन गुजरात 1982। द सिंगल हाई कोर्ट ऑफ 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज लोकेटेड इन, बताइए? आंसर इज गुवाहाटी। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है आसाम में है। ये हाई कोर्ट जो है 7 सिस्टर, अब 7 सिस्टर होता क्या है जी, बताइए? 7 सिस्टर है हमारे उत्तर पूर्व में 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको 7 स्टेट की संज्ञा दी गई है, जिसके अंदर आपका आसाम, सिक्किम, उसके अलावा मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। ये ऐसे 7 राज्य हैं जहां पर जो है इसको उत्तरी पूर्वी में ये एक साथ है। तो इनका हाई कोर्ट जो कॉमन है वो गुवाहाटी था। ऐसा प्रोविजन है कि एक जो हाई कोर्ट है वो एक से ज्यादा अधिक राज्य का भी हाई कोर्ट हो सकता है, बट आज के समय में गुवाहाटी हाई कोर्ट केवल 4 राज्यों का ही हाई कोर्ट है, जिसमें आसाम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनहित याचिका दैट इज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है? जनता के हित में या कल्याण के लिए किया गया कोई भी कार्य जनहित होता है। जनहित क्या होता है? जो जनता के हित में है, सिंपल से। पब्लिक इंटरेस्ट जो जनता के कल्याण के लिए किया जा रहा है कोई कार्य, वो पब्लिक इंटरेस्ट कहलाता है। इसी से जो है PIL का कंसेप्ट भी आता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। प्रिंसिपल्स दैट डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, वो कौन से सिद्धांत हैं जो पब्लिक और प्राइवेट लॉ में डिफरेंस तय करते हैं? तो वो है इंटरेस्ट प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन प्रिंसिपल्स एंड सब्जेक्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लीगल एड मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड?
पहला लीगल एड यानी कि कानूनी सहायता आंदोलन शुरू किया गया था कहां और कब? द लीगल एड मूवमेंट फर्स्ट स्टार्ट इन 1851। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है? सिंपल सी बात है, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? यानी कि जो संविधान के अनुसार सरकार चले। गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट। संविधान में वर्णित नियमों के अनुसार नियंत्रित सरकार संवैधानिक सरकार कहलाती है। बहुत सिंपल, एक वर्ड में आप आंसर लिख सकते हो, तो कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाती है? बताइए कौन सा अधिकार है ऐसा? विच राइट प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स फ्रॉम वर्किंग? काम करने से रोकती है, कौन सा अधिकार है? बिल्कुल ही सिंपल है, आपका फंडामेंटल राइट है, जिसको बोलते हैं हम लोग राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका एक फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। तो इसमें बताया गया कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी प्रकार का हानिकारक वर्क करने से रोका जाता है, यानी अगर कहीं कोई ऐसा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखता है तो वो अपराध है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बट हाँ, प्लस इसमें एक और प्रोविजन है कि अगर उनसे कोई ऐसा काम कराया जाए जो इनोसेंस वाला है, जैसे घर पे आप अगर सोचो कोई काम कर रहे हो 14 वर्ष से कम क्यों, तो ये मत कहना कि अरे मेरा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन या मुझसे बाल मजदूरी कराई जा रही है, ऐसा नहीं है। इसमें ये भी प्रोविजन है कि कोई काम ऐसा है जिससे कोई आपके विकास में कार्य हो रहा है, पढ़ाई के लिए इंप्रूवमेंट के लिए बात हो रही है, या कोई इनोसेंट काम है तो उसमें छूट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मीसा? मीसा की फुल फॉर्म क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। इसका मतलब क्या है कि देश के अंदर कोई भी आंतरिक संबंधी गड़बड़ियां होती है तो इसके अनुसार जो है सजा या प्रोविजन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत देश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई? बताइए। बिल्कुल सही है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 आर्टिकल 40। तो ये आर्टिकल 40 तो डीपीएसपी का पार्ट है जो बताता है कि राज्य को पंचायत की स्थापना करनी है। बट यहाँ पर बात यह है अलग कि जब संशोधन हो गया तो आर्टिकल 243 को ऐड कर दिया गया, यानी कि 243 में पंचायती राज को, जिसे हम पीआरआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीआरआई। इसमें क्या हुआ, पीआरआई को संवैधानिक दर्जा मिल गया। अब संविधान के अनुसार भी पंचायत की स्थापना की जा सकती है गाँव-गाँव में। इसी वर्ष में एक और अमेंडमेंट किया गया था, बताइए कौन सा? 74th भी इसके साथ हुआ था। 74th किस लिए था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जो सिटीज के अंदर यानी कि नगरों के अंदर पंचायत व्यवस्था कहें या कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम कैसा होगा, वो 74th अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 86वां संशोधन अधिनियम 2002 का मुख्य प्रावधान क्या था? बताइए। 86 अमेंडमेंट एक्ट ये आपको देता है राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन था क्या? तो ये संविधान के अनुच्छेद 21 का यानी 21A में डाला गया है। ये आपका मौलिक अधिकार भी है जो कहता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 ईयर यानी कि 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान कराना सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसे 14 वर्ष के आयु के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश और कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसका आंसर आपका एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, यानी कि एक तो सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होता है? ये पूरे देश का एक मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी सबसे सर्वोच्च पद होता है न्यायाधीशों में। हाल फिलहाल में कौन है अभी न्यायाधीश? DY चंद्रचूड़। अब मुझे आप बताना कमेंट के अंदर ये कौन से जज हैं, 91 वाले हैं, 50th वाले हैं या 52nd वाले हैं, और इनका कार्यकाल कब समाप्त होगा ये आपको कमेंट बताना है। अब प्रोविजन क्या है? अब वर्तमान में 34 जज यानी कि 34 जज कर दिए गए हैं। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सिंपल सी बात ये है कि एक जो आपका एक चीफ जस्टिस होगा और 33 जो अदर जजेस होंगे, यानी कि 3 जजों की संख्या बढ़ाई गई है अदर जजेस की। तो इस प्रकार प्रोविजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यायिक सक्रियता क्या है? यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म? तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म इज द अर्लीस्ट प्रोसेस इन द फील्ड ऑफ जस्टिस टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजंस व्हिच हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है कि जब कोर्ट आपके अधिकार की रक्षा करने के लिए न्यायिक क्षेत्र में जल्द से जल्द कार्रवाई करे, क्या करे? जल्द से जल्द प्रक्रिया करे और न्याय दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कहां कब स्थापित किया गया था? 18 अक्टूबर 2010। ब्रेटलैंड रिपोर्ट किस देश ने जारी की और कब जारी की थी? बताइए। तो यहाँ पर कोई देश नहीं है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस है जो एक संगठन है। 1987 में द यूनाइटेड नेशंस रिलीज द ब्रेटलैंड रिपोर्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो 2 अंक वाले प्रश्न है, 2 मार्क क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, मुस्लिम कानून के किन्हीं 2 स्रोतों का वर्णन करें, यानी कि 2 ऐसे सोर्स बताइए जो मुस्लिम लोगों के सोर्सेस हैं। तो इसमें मेनली कुरान है, बिल्कुल सही। कुरान जो है उनकी एक होली बुक है, यानी कि पवित्र किताब है, जिसमें मुसलमानों को क्या करना चाहिए, क्या कानून है, क्या गलत है, वो सब बताया गया है। उसके अलावा सुन्नत और हदीस, ये 2 अलग चीजें और हैं। जो सुन्ना का मूल रूप जो अनुवाद पथ है, यानी कि पाथ यानी रास्ता, और इसका अर्थ जो पैगंबर मोहम्मद की प्रथाओं, परंपराओं और मिसालों से है। जब भी कुरान ने कुछ समझाया नहीं, यानी कि जब कुरान में जो कानून मेंशन नहीं है तो पैगंबर के द्वारा जो शब्द बोले गए उनको ही जो है कानून मान लिया गया था। यानी कि मानते हैं कि जो पैगंबर ने कुछ बोला है तो इसके अनुसार माना जाता है। यदि कोई पैगंबर ने कुछ बोला है तो सुन्नत हदीस में
वो कानून बन जाता है, यानी कि वो ईश्वर से ही प्रेरणा होकर बोला गया है, ऐसा माना जाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन है, कुरान और सुन्नत हदीस जो है मुस्लिम लोग के सोर्सेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसाई तथा पारसी व्यक्तिगत कानून को विनियमित करने के लिए भारतीय संसद द्वारा निर्मित मुख्य विधान क्या थे? तो भारतीय संसद ने ये निम्नलिखित जो है मुख्य प्रावधान किए जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किए। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। ये 4 इंपोर्टेंट ऐसे आपके प्रोविजंस है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभिवचन किसे कहते हैं? व्हाट इज प्लीडिंग कोर्ट? तो मैं आपको सिंपल बता दूं प्लीडिंग कोर्ट क्या है। तो जब भी कोई विवाद होता है न्यायालय के अंदर, तो दोनों पक्ष जो है न्यायालय में अपने अपने कथन रखते हैं, यानी अपना अपना तर्क रखते हैं कि जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, जिनमें ऐसे सभी तथ्यों का ब्यूरो या जानकारी होती है जिनकी विपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आवश्यकता होती है। यानी कि कोर्ट के अंदर वो सारे फैक्ट रखते हैं दोनों पक्ष कि मेरे हिसाब से ये है और मेरे हिसाब से ये है, सारी जानकारी कोर्ट में रखी जाती है। तो प्लीडिंग कहते हैं कि आई प्लीड दिस, और कोर्ट पूछता है डू यू प्लीड गिल्टी? जो अपराध किसने किया है, जिसमें आरोप लगा है, तो उससे कोर्ट पूछता है डू यू प्लीड गिल्टी? तो उसके अनुसार जो अपराधी है अपनी बात रखता है कि नहीं आई डोंट प्लीड गिल्टी। अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो कहता है यस आई प्लीड गिल्टी, तो वो अपना क्राइम एडमिट कर लेता है। अगर नहीं करता है तो अपना तर्क रखता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है? तो व्हाट इज हैबियस कॉर्पस? हैबियस कॉर्पस जो है वन ऑफ दी रिट है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो यू हैव द बॉडी, या कि आपके पास शरीर है, इसका मतलब क्या होता है, ये मीनिंग है। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है, लीगल टर्म है। तो लीगल टर्म में इसका मतलब होता है टू हैव बॉडी। अब मैं आपको सिंपल समझाऊं तो सिंपल इसका मतलब ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है अनलॉफुली या गैरकानूनी रूप से, तो इस कॉर्पस यानी कि इस हैबियस कॉर्पस रेट के अनुसार ये होता है कि उसे 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना होता है, यानी कि नियर जो बाय जो भी कोर्ट होता है उसको उसके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। ये अधिकार हर अरेस्टेड व्यक्ति को होता है जो भी डिटेन किया गया है। तो इसके अंदर हैबियस कॉर्पस जब जारी किया जाता है जब कोर्ट को लगे जो भी ये कार्रवाई की गई है, जो भी हिरासत ली गई है वो गैर कानूनी है। अब इसमें प्रोविजन क्या है कि अंडर आर्टिकल 226 यानी 220 के अनुसार जो है हैबियस कॉर्पस जो है किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? हाई कोर्ट के द्वारा, या कोई पर्सन जो है हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हैबियस कॉर्पस की याचिका दायर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपराध क्या है? तो अपराध क्या है, व्हाट इज क्राइम? तो सिंपल चीजें हैं कि जो भी कोई एक्ट जो इलीगल है, जो कानून के अनुसार नहीं किया गया है, इट वाज नॉट अबस इट इज against the law, it is a crime. Crime is any illegal act for which someone can be punished by the government. It is harmful not only for an individual but also for community, society और state. Such actions are prohibited and punishable by law. तो हमारे देश में जो भी कोई कानून को तोड़ता है तो उसके लिए क्या है, सजा का प्रावधान है। जैसा अपराध वैसी ही सजा मिलती है। इस सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरेस्ट प्रिंसिपल? तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्या है? तो ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल है रोमन ज्यूरिस्ट फुलपेन द्वारा बनाया गया। इसके द्वारा रोमन ज्यूरिस्ट द्वारा बनाया गया, और रोमन ज्यूरिस्ट जो थे इंटरेस्ट प्रिंसिपल का आधार बनाते हैं किसके लिए? रोमन लॉ के, राइट। सो इसका मतलब क्या होता है? दैट इट कैन इंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ एवरी पर्सन इन सोसाइटी, यानी जब भी कोई निर्णय दिया जा रहा है तो वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, यानी कि इंसाफ पूर्वक हो या न्यायपूर्वक हो, जिसमें हर व्यक्ति का हित होना चाहिए, यानी कि सोसाइटी का हित हो उसके अंदर, यानी अन्याय ना हो। अल्टीमेटली आपको जज को जो है न्याय करना जो न्याय संगत है, तो इसलिए इंटरेस्ट प्रिंसिपल कहा जाता है, यानी कि उसको सोसाइटी का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं डिफाइन द प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ। बात की थी पहले भी हमने, अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ मींस दैट लॉ व्हिच अप्लाइज ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ प्रोसीडिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ इज प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, जस्टिस एंड इक्वालिटी। फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटिंग दिस इंपॉर्टेंट इंश्योर जस्टिस हार्मनी इन सोसाइटी। आपकी जो स्वतंत्रता है, आपके अधिकार है, उनकी रक्षा करने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। तो सब्सटेंटिव लॉ टॉक्स अबाउट योर ड्यूटीज एंड राइट्स, आपके अधिकार की बात करता है, और जो प्रोसीजर है वो बात करता है आपके अधिकार की सुरक्षा के लिए क्या प्रक्रिया होगी, क्या न्यायिक प्रक्रिया होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है मेडोला का अर्थ क्या है? क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेडोला? तो मेडोला जो है एक एडीआर सिस्टम है। एडीआर सिस्टम होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, इसका फुल फॉर्म ये होता है। तो ये कोर्ट के बाद ऐसा सिस्टम होता है जो आपको एक अल्टरनेटिव प्रदान करता है किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो मेडोला भी उसका एक टेक्निक है। तो मेडोला इज यूज्ड व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द आर्बिट्रेटर टू रीच एन एग्रीमेंट। तो इन दिस टेक्निक में क्या होता है? द इम्पार्शियल पर्सन नेगोशिएट बिटवीन द डिस्प्यूटेंट्स, यानी जो विवादक करने वाले लोग होते हैं उनके बीच में एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है जो उनके बीच में एग्रीमेंट कराता है। यानी कि इसके अंदर सिंपल सी बात यह है कि दोनों पक्ष जो है आमने सामने आते हैं और एक समझौता करते हैं, तब निर्णय ले पाते हैं। ये विवादित पक्षों को समझाने और
सहमति पहुंचाने में मदद करता है, तो मेडुला ऑफ सम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेटर सिंपल है। आर्बिट्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस, यानी कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसमें न्याय प्रदान किया जाता है। टू और मोर पीपल एग्री दैट द क्रिटिसिज्म, डिस्कशन और डिबेट बिटवीन देम शुड बी रिसॉल्व्ड एज सेटल्ड इन लीगल मैनर। जब ये तय हो जाए कि जो विवाद जिनके बीच में हो रहा है उसको एक कानूनी रूप से सॉल्व किया जाना चाहिए, तो उसके लिए जुडिशियल मैनर का यूज यानी कि न्यायिक प्रक्रिया का यूज किया जाता है और उसमें एक आर्बिट्रेटर जो न्याय प्रदान करे, विवाचक का नियुक्ति की जाती है और एग्रीमेंट के द्वारा कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन। जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट इज कॉल्ड इज नोन एज आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन विवादों को विवाचन द्वारा हल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कौन से विवाद हैं, केसेस हैं जिनको आर्बिट्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, तो दीज आर द फॉलोइंग। केस इन्वॉल्विंग क्रिमिनल क्वेश्चंस एंड केसेस इन्वॉल्विंग पब्लिक लॉ, कोई ऐसा केस है जो आपराधिक कानून है तो उसमें विवाचक का यूज नहीं किया जाता। मैट्रिमोनियल मैटर्स लाइक डाइवोर्स, एलिमनी एंड चाइल्ड राइट्स, इंसॉल्वेंसी मैटर्स लाइक डिक्लेयरिंग अ पर्सन एंड इंसॉल्वेंट, यानी किसी को पागल घोषित करना, दिवालिया घोषित करना, डिसोल्यूशन ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, किसी कंपनी को भंग करना। उसके अलावा डिस्प्यूट रिलेटेड टू एज, किसी की आयु संबंध कोई विवाद है तो उसका भी जो है आर्बिट्रेशन सॉल्व नहीं होता है, ये बड़ी कोर्ट तय करती है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रशासनिक कानून और आपराधिक कानून में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राइट शॉर्ट नोट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, और डिफरेंस भी होगा इसमें। तो सिंपल है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है रेफर्स टू लॉ दैट रेगुलेट्स द पावर्स, ड्यूटीज एंड द प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सरकार की जो संगठन है और उसके जो अधिकारी है उनके कर्तव्य क्या है, शक्ति क्या है और उनकी प्रक्रिया क्या होगी, ये डिसाइड करता है। इसका मतलब क्या, सरकार निर्णयों का प्रबंधन, व्यवस्था, प्रक्रिया शामिल होती है। प्रशासनिक कानून संघर्षों के निपटने, सरकारी निर्णयों की चुनौतियों का समाधान और सार्वजनिक प्रशासन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है प्रशासन संबंधी जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उनमें जो त्रुटियां हैं उनका समाधान करने के लिए यूज होता है या उसको उपयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखा जाता है कि सरकारी संरचना कानूनी और नैतिक मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इज अकॉर्डिंग विद द लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड, यानी जो भी संरचना है, प्रक्रिया है, वो कानून के अनुसार होनी चाहिए। क्रिमिनल लॉ, आपराधिक कानून। आपराधिक कानून उस कानून को दर्शाता है जो अपराधों और उनके परिणाम को नियंत्रित करता है, यानी कि द क्रिमिनल लॉ रिफर्स लॉ दैट रेगुलेट्स क्राइम एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि किसी ने जो क्राइम किया और उसका परिणाम क्या होगा, उसका अपराध क्या होगा, सारे जो है क्रिमिनल लॉ के अंदर है। टेक्स इनटू अकाउंट द डेफिनेशन, पनिशमेंट एंड प्रायोरिटी ऑफ द वेरियस क्राइम्स सच एज मर्डर, थेफ्ट, कन्वर्जन एंड अदर क्राइम्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्टरीज मेंसरिया शब्दों को परिभाषित कीजिए। एक्टरीज और मेंसरिया, तो एक्टरीज और मेंसरिया दोनों ही लैटिन वर्ड है, तो इनका मतलब है, जिसके एक्टरीज का मतलब है कि दोषपूर्ण कार्य, कि किसी ने कोई कार्य किया है, अब वो जानबूझ के हो सकता है या भूल से हो सकता है, वो जो एक्ट है मिस्टेक भी हो सकती है, ये जानबूझ के क्या भी हो सकता है। तो ये शब्द रसेल ने दिया था, किसने दिया, रसेल ने दिया था, और ये एक भौतिक घटना को दर्शाता है कि कोई फिनोमेना जो है वास्तविक रूप से हुआ है यानी किया गया है, बाहरी तत्वों को दर्शाता है जो कि एक्ट हो चुका है, उसे बोलते हैं एक्टरीज। तो इंक्लूडिंग द कंडक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस दैट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड फॉर डिफेंडेंट टू हेल्ड क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल। मेंसरिया बोलता है मस्तिष्क, दोषपूर्ण मस्तिष्क बात है, गिल्टी माइंड की बात करते हैं। गिल्टी माइंड यानी कि कोई भी जो क्राइम कमिट किया जा रहा है तो उससे पहले क्राइम जो दिमाग में आता, तो ये इट कैन बी डेलिबरेटिव और डन अननोइंगली, यानी कि ये या तो ये जानबूझ के भी किया हो सकता है और या फिर ये भूल से भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखना जरूरी है। दिस डिटर्मिनेशन ऑफ द मेंटल स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अराइव एट डिसीजन, यानी कि जब भी कोई निर्णय दिया जा रहा है जज के द्वारा, तो जज को ये ध्यान में रखना है कि जो भी कृत्य है, जो भी ये अपराध किया गया है, ये दोषपूर्ण मस्तिष्क से किया गया है या भूल से किया गया है। When the judge ruled an act alone cannot be considered crime unless there was an intention in the mind to commit the act। तो जज कहता है कि कोई भी अपराध जब तक अपराध नहीं माना जा सकता जब तक उसको क्राइम किया गया, जो किया गया है वो दोषपूर्ण मस्तिष्क से किया गया है, नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरोधात्मक प्रणाली और परीक्षणात्मक प्रणाली को परिभाषित कीजिए। एडवर्सरियल सिस्टम और इक्वेस्टोरियल सिस्टम में डिफरेंस क्या है। विरोधात्मक प्रणाली बताती है दो पक्ष दो होते हैं जो अपने अपने साक्ष्य इकट्ठा करते हैं और अदालत में पेश करते हैं। सिंपल सा मतलब इसका ही है। इस केस में क्या होता है कि दोनों पार्टीज आपस में आती है, कोर्ट में आती है और अपना पक्ष जो है तीसरे पक्ष यानी न्यायाधीश को, जूरी को प्रस्तुत करती है। किसको प्रस्तुत करती है? जूरी यानी कि जो जज का एक ग्रुप होता है, द ग्रुप ऑफ जजेस। इस फैक्ट पे बेस पे, एविडेंस के बेस पर, यानी कि एविडेंस को रिव्यू करती है, उसके बाद जो है अपना आर्गुमेंट रखते हैं और उसके बाद जो है जज जो है अपने निर्णय देते हैं। बट बात करें इक्वेस्टोरियल सिस्टम में, इसमें थोड़ा उल्टा होता है। इसमें ओनली जज, वेयर द जज सर्व्स एज अ एक्टिव फाइंडर। एक्टिव फाइंडर यानी कि इस केस में क्या होता है कि जज डिसाइड करता है। जज यानी कि जिसको दोषी माना गया है उससे पूछताछ करके अदालत में बुलाता है और उसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मजबूर करता है। फिर उस आधार पर जो है न्याय प्रक्रिया आगे चलती है और दोषी को दोष उसके अपराधों की सजा दी जाती है, यानी कि उसके हिसाब से निर्णय दिया जाता है। इस सिस्टम में मेन जो आपका डिफरेंस है वो ये है कि न्यायिक प्रक्रिया में दोषी का
अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है, किसमें? विरोधात्मक प्रणाली के अंदर। बट अगर बात करूं परीक्षणात्मक प्रणाली में ऐसा नहीं होता है, न्याय जो दोषी है अपना पक्ष नहीं रख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन? ये संविधान के द्वारा समझते। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कानून और सिद्धांत का वर्णन किया गया है, यानी कि जिसके अनुसार किसी राज्य का शासन चलता है और वह किसी देश का संविधान देश के शासन हेतु आधार प्रदान करता है, वो संविधान कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट इन विच लॉ एंड प्रिंसिपल हैव बीन डिस्क्राइब्ड, यानी किसी देश का संविधान बताता है कि किसी देश की व्यवस्था कैसी होगी, सरकार क्या काम करेगी, गवर्नमेंट का क्या काम होगा, उसके अलावा सिटीजन्स का क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, ये सब को बताता है आपका संविधान बताता है। जैसे कि हमारा संविधान है, हमारा अधिकार बताता है सरकार कैसी बनेगी, राज्य के अंदर क्या व्यवस्था होगी, देश के अंदर पूरी क्या व्यवस्था होगी, चुनाव कैसे कराए जाएंगे, किसको अथॉरिटी है कराने की कि नहीं कराने की, इस सब कौन तय कर रहा है? संविधान तय कर रहा है। संविधान किसने बनाया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि हमारा संविधान स्टार्ट होता है, यानी कि हम भारत के लोगों ने ही संविधान बनाया, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने ही संविधान को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निवारक नजरबंदी का क्या अर्थ है? निवारक नजरबंदी का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार करना, यानी जब कोई व्यक्ति अपराध करने जा रहा है उससे पूर्व ही, उससे पहले ही जो है आप उस व्यक्ति को डिटेन कर लेते हो, तो उसे बोलते हैं निवारक नजरबंदी। बंदी प्रतिष्ठित क्या है? अभी हमने समझाया था, हाबियस कॉर्पस, वही इसका मतलब है। टू हैव बॉडी, इट इज अ टाइप ऑफ रिट, एक रिट का प्रकार है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसको जांच के लिए जो है नजदीकी मैजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना पड़ता है। एक जज होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक एग्रीमेंट था, तो 2005 में इसको लागू किया गया था। तो इसमें यह था कि विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो कि नुकसान करता है हमारे ओजोन लेयर को। विकासशील देशों के लिए एक स्वच्छ विकास तंत्र की स्थापना हेतु लक्ष्य निर्धारित करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल में यह भी प्रावधान था जो विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज को जो है विकास के लिए जो है विकसित देश एक ऐसी प्रणाली या ऐसी तंत्र टेक्नोलॉजी देंगे जिससे वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर पाएंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टॉकहोम उद्घोषणा 1972 किन्हीं दो उद्देश्यों को उल्लेखित कीजिए। ये उद्देश्य है आधुनिक वैश्विक पर्यावरण कानून के आधार को तैयार करना, जीवन के अधिकार के रूप में स्वास्थ्य पर्यावरण की मान्यता, अंतर आनुवंशिकतात्मक समानता की अवधारणा को शामिल करना, इंटरजेनेटिक सिमिलरिटीज, राइट टू लाइफ एज एनवायरनमेंट एंड टू फॉर्मुलेट द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्लोबल एनवायरमेंटल लॉ। ये सब उद्देश्य थे स्टॉकहोम उद्घोषणा की 1972, जो अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अर्थ समिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी सम्मेलन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की 3 अंक वाले क्वेश्चन। इसमें हम जानेंगे कि वेरी शॉर्ट आंसर के अलावा शॉर्ट आंसर कैसे लिखे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, विरासत पर हिंदू और मुस्लिम कानून का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो तुलना करनी है बेसिकली, तो मुस्लिम विरासत कानून और हिंदू विरासत कानून, मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ और हिंदू इनहेरिटेंस लॉ। मुस्लिम कानून में सभी संपत्तियां समान होती हैं, राइट? सभी संपत्तियों को इक्वल माना जाता है, चाहे पैतृक हो, चाहे स्व अधिकृत यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड हो, और चाहे सेपरेट प्रॉपर्टी हो। बल्कि हिंदू कानून में पृथक और स्वयं अधिकृत संपत्ति होती है, यानी कि अलग अलग संपत्ति होती है, या जो खुद की संपत्ति, पैतृक संपत्ति और अलग, उसके अलावा वो सब अलग अलग संपत्ति होती है, राइट? और उनके अलग अलग इनहेरिटेंस राइट होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, मुस्लिम परिवार में संयुक्त पारिवारिक संपत्ति जैसी कोई अवधारणा नहीं होती है, जबकि हिंदू परिवार में ऐसा होता है। मुस्लिम कानून में जन्म द्वारा अधिकार का अवधारणा नहीं है, जबकि हिंदू कानून में जन्म पर आधारित संपत्ति का अधिकार दिया जाता है, यानी कि अगर आप जिस परिवार में जन्मे हो, आपके पिताजी की प्रॉपर्टी का अधिकार आपके पास होता है। फोर्थ पॉइंट है, मुस्लिम कानून प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं मानता है, यानी कि वो रिप्रेजेंटेशन को नहीं मानता है, बल्कि हिंदू कानून में रिप्रेजेंटेशन को माना जाता है, यानी प्रतिनिधित्व कानून को माना जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी का कोई प्रतिनिधि करने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, मिश्रित कानून प्रणाली, यानी कि व्हाट इज अ मिक्स्ड लीगल सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सिंपल सी बात है, जो 2 या 2 से अधिक कानून का मिश्रण होता है उसे हम मिश्रित कानून प्रणाली कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, मिश्रित कानून प्रणाली एक प्रकार की कानून व्यवस्था है जो 1 से अधिक कानून प्रणाली का मिश्रण होता है, और ऐसी जो प्रणाली है आज तक विश्व में नहीं बनाई गई है। इसे कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या है? प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन लीगल सिस्टम, यानी कि एक से ज्यादा लीगल सिस्टम प्रेजेंट करता है, यानी कि अस्तित्व में होता है। प्रोपोर्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लीगल सिस्टम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब इसमें अलग अलग जो लीगल सिस्टम है उसका प्रपोर्शन कितना, कौन सा लीगल सिस्टम ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, ये डिसाइड नहीं होता है। इट प्रिजर्व्स द लोकल लीगल सिस्टम, और ये जो स्थानीय कानून होता है उसको संरक्षित करता है। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता है, ये जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, प्रतिकारात्मक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिट्रीब्यूटिव थ्योरी एंड रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो इसमें बेसिकली है क्या? तो इसमें दोष देने का प्रावधान है, यानी कि पनिशमेंट देने का प्रावधान है।
सो पहला पॉइंट इसमें है, प्रतिकारात्मक सिद्धांत का मुख्य ध्येय दोषी को उसके लिए अपराध का प्रतिफल देना होता है, यानी कि दोषी ने जो अपराध किया है उसका प्रतिफल, उसका पनिशमेंट मिलना उसको जरूरी है। वहीं सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार दंड का मुख्य उद्देश्य अपराधी को सुधारना होता है, रिफॉर्म करना होता है कि वो कैसे सुधर सकता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है, अपराध के लिए प्रतिशोध का एक रूप माना जाता है और सामाजिक सुरक्षा और न्याय की स्थापना का एक माध्यम माना जाता है। उसके अलावा इसे सिर्फ प्रतिफल देने का माध्यम है। जो सुधारात्मक सिद्धांत है इसमें सिर्फ प्रतिफल देने का माध्यम नहीं है ये, बल्कि अपराधियों को सामाजिक रूप से सही दिशा देने का या ले जाने का एक माध्यम माना जाता है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट इसमें आपका है, ये सिद्धांत अपराधियों को डराने, समाज के सत्ता और न्याय के प्रति विश्वास दिलाने का कार्य करता है। उसके अलावा इसमें अपराधियों को सुधारा जा सकता है और समाज में अपराध की संख्या को कम किया जा सकता है। तो ये मेन बेसिक डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, प्रक्रियात्मक कानून के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, बताइए। यानी कि प्रक्रियात्मक कानून के कौन कौन से विभिन्न स्रोत हैं। तो संवैधानिक कानून, विधान द्वारा पारित किए गए अधिनियम यानी कि जो लेजिस्लेचर है उसके द्वारा पारित किए गए एक्ट, उच्चतम न्यायालय के नियम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स, विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित नियमित लिखे गए नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, डिफरेंशिएट बिटवीन सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, अधिष्ठायी कानून और प्रक्रियात्मक कानून में विभेद कीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जान लीजिए क्या है ये। The substantive law defines and sets out the duties and rights of the people and legal bodies. लोगों के अधिकार, उनके कर्तव्य और लीगल बॉडी के अधिकार कर्तव्य को डिस्क्राइब करता है। वहीं जो प्रोसीजरल लॉ है, सेट्स आउट द प्रोसीजर्स यानी कि प्रक्रिया की बात करता है, स्टेप एंड प्रोसीजर फॉर द कॉर्पोरेशन एंड सिविल क्रिमिनल लॉज। नेक्स्ट पॉइंट आपका सब्सटेंटिव लॉ जो है, सब्सटेंटिव लॉ इज अ स्पेसिफिक लॉ दैट डिफाइंस एक्ट और क्राइम, जो आपके क्राइम और एक्ट को दर्शाता है, बताता है। इट डिसाइड हाउ एंड इन व्हाट मैनर द क्राइम विल बी पनिश्ड, यानी कि किस स्थिति में आपने क्राइम किया है और वो क्राइम है या नहीं, एविडेंस के आधार पर वो बात करता है। फॉर एग्जांपल, डेफिनेशन ऑफ द होमिसाइड इज आर्बिट्रेरी, यानी कि मानव हत्या जो है एक अधिष्ठायी होता है, यानी कि परिभाषित किया गया है इस कानून के अंदर। उसके अलावा प्रोसीजर जो है ये बताता है कि जो भी अपराध किया गया है उसकी न्याय प्रक्रिया क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोसेस ऑफ स्पीडी ट्रायल फॉर द पर्सन कन्विक्टेड इन होमिसाइड केस एज अ प्रोसीजरल, यानी कि जो भी व्यक्ति मानव हत्या के मामले में फंसा गया है या उसको दोषी करार किया गया है उसको तीव्र मुकदमे की प्रक्रिया प्रक्रियात्मक होती है। थर्ड पॉइंट इसमें है, अधिष्ठायी कानून न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए भी प्रावधान उपलब्ध कराता है। इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, यानी कि ऐसी एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है जो कोर्ट के द्वारा प्रदान की गई है, वो भी सब्सटेंटिव लॉ होता है। इसके अलावा प्रोसीजरल लॉ प्रोवाइड्स रूल्स टू डिटरमाइन हाउ सब्सटेंटिव लॉ विल बी अरेंज्ड, enforced and charged and how it should be used in arbitration on of the dispute। तो एक तरह से प्रोसीजरल लॉ है वो एक नियम कानून बताता है कि हाउ सब्सटेंटिव लॉ, कैसे जो सब्सटेंटिव लॉ है व्यवस्थित होगा, लागू किया जाएगा और आवेशित किया जाएगा, और विवाद में मध्यस्थता में इसका किस प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये होता है प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ में डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीआर क्या है, इसकी प्रमुख आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए। तो एडीआर सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी अभी डिस्कस किया, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या रिड्रेसल्स, तो रिजॉल्विंग डिस्प्यूट विदाउट लिटिगेशन, यानी कि मुकदमेबाजी के बिना ही विवादों का निपटारा करना। तो ये उन विभिन्न तरीकों को संदर्भित करता है जिनसे लोग बिना मुकदमे के विवाद को हल कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट के बाहर मुकदमा चलाया जा सकता है, वहां पर सॉल्व कर सकते हैं डिस्प्यूट्स को। तो इसकी आवश्यकता क्यों है? धन और समय की बचत करता है, यानी कि कोर्ट के जो समय है उसको बचाता है और इससे जो खर्चा होता है कोर्ट के प्रोसीजर में उसको भी कम करता है, यानी सेव टाइम एंड मनी। एंड सेकंड इसमें है समाधान और सहमति को प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि एडीआर प्रक्रिया विवाद में विभिन्न पक्षों को एक साथ आकर्षित करती है, यानी कि लेके आती है और समाधान के लिए उन्हें प्रेरित करती है, यानी कि कोई ऐसा समाधान निकालो आपस में मिलकर जो कोर्ट तक ना जाए और मामला जो है वहीं पर ही सुलझा लिया जाए, तो एडीआर उसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें है कि सही विकल्प द्वारा निम्नलिखित का मिलान करें, मैच द फॉलोइंग। तो देखिए क्या है मैच द फॉलोइंग में, तो स्पिंडा जो आपका आएगा किस में आएगा, वो आएगा पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। स्पिंडा मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ बॉडी, यानी कि किसी शरीर का भाग। तो ये जो यूज होता है, कहाँ यूज होता है, तो ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें स्पिंडा मैरिज होती है। इसमें ये बताया गया कि प्रोहिबिट द मैरिज ऑफ द पर्संस दोज हु बिलोंग टू सेम इनहेरिटेंस, यानी कि सेम डिसेंडेंट, जो किसी एक वंश से बिलोंग करते हैं यानी कि संबंधित है, उनका आपस में विवाह नहीं हो सकता, वो निषेध है, उसे बोलते हैं स्पिंडा मैरिज, यानी कि प्रैक्टिकल ऑफ द सेम बॉडी। नेक्स्ट इसमें थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिलोंग टू ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स या बेसिस ऑफ डाइवोर्स। इंटरस्टेट सक्सेशन हिंदू लॉ। उसके अलावा इल्जमा, इल्जमा क्या है, कंसेंसस ऑफ द लॉ मेकर्स, यानी लॉ मेकर्स यानी कानून बनाने वाले होगी आपस में सहमति को हम इज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? इज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार से संविधान की व्याख्या करती है? हाउ डज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब प्रस्तावना क्या होती है बताया था आपको मैंने, प्रस्तावना होती है जो संविधान के मूल आदर्शों को या ये आइडियल्स को बता रही है, जैसे कि जस्टिस,
सोवेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, नेशनलिटी, इंटीग्रिटी, फर्टिलिटी, ये सारे सब जो है हमारे संविधान में लिखा गया है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए हैं, जो बताती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमन डिसॉल्व इंडिया इनटू सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। तो ऐसे आदर्श हैं जो संविधान में डाले गए हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और उद्देशिका भी कहा जाता है, जो उसको क्या करती है, गाइड करती है, क्योंकि ये संविधान का एक सार होता है। इसमें शामिल सभी शब्द जैसे संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि किसी धर्म को फॉलो न करना, लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी, उसके अलावा स्वतंत्रता और समानता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, बंधुत्व इत्यादि संविधान की विशेषताओं को स्पष्ट करती है। इसलिए जो संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान का एक मूल भाग और उसकी आत्मा माना जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्श, उद्देश्य और मौलिक नियमों को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और मौलिक नियमों को शामिल किया गया है। इसके अलावा ये शक्ति का पहला और आखिरी स्रोत जनता को ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि शुरुआत कहां से होती है इसकी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि दर्शाता है कि हम भारत के लोग, हम लोगों ने ही संविधान को बनाया है और हम ही जो है सरकार को चुन रहे हैं। प्रस्तावना राष्ट्र निर्माण के लिए मार्गदर्शन लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सभी के लिए समान रूप से अधिकार और कर्तव्य को निर्धारित करती है, इसलिए महत्वपूर्ण है हमारी प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा को क्यों कहा जाता है? Why is the right to constitutional remedies called the heart and soul of the Indian Constitution? Right to constitutional remedy है क्या? तो ये हमारा जो है ये 6 फंडामेंटल राइट है, 6वां अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, जो बात करता है आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि जब भी आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, किसी भी मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो इस राइट में आपको अधिकार है कि आप अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो कि उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए। सिंपल सी बात है। So right to constitutional remedies under the Indian Constitution comes under Article 32, and through which the judicial aid can be obtained by the citizen in case of the violation of the any fundamental right. In case of the violation of fundamental rights. तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो ये अधिकार आपके अन्य अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इन रियली दिस राइट मेक्स योर फंडामेंटल राइट्स रियल, यानी उनको वास्तविक बनाता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, आपको कानूनी संरक्षण प्राप्त है, यानी सिक्योरिटी मिली हुई है, और वही राइट्स को क्या है, ऑब्लिगेशन या लीगलिटी प्रदान करते हैं। सो प्रोविजंस क्या है, अंडर आर्टिकल 32 द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज पीपल एक्सेस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल 32 के अनुसार जा सकते हो, और हाई कोर्ट के लिए जो है आर्टिकल 226 में है। और इसके अलावा आर्टिकल के अंडर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रिट 5 तरह के रिट जारी करते हैं इनकी सुरक्षा के लिए, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड सर्टररी। तो ये सारे रिट्स हैं, यानी कि ऐसे आदेश हैं जो इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए जारी किए जाते हैं। तो देयरफॉर दिस राइट वाज कंसीडर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द भीमराव अंबेडकर, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार न्यायसंगत है परंतु असीमित नहीं है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्ट बट नॉट एब्सोल्यूट। इट मींस कि फंडामेंटल राइट्स के हनन पर आप जो है आप इनकी सुरक्षा प्रदान करवा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। आपको राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, बट ये भी नहीं है कि इनको रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जाता, यानी जरूरत पड़े पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है, तो बिकॉज द नेसेसरी रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स in the interest of the safety, health and public order. So this described in the Indian Constitution from Article 12 to 35. प्रोविजंस क्या है कि सिंपल एक प्रोविजन समझ लीजिए कि मौलिक अधिकारों को आपातकालीन स्थिति के दौरान भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। जब देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है, तो उस समय जो है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है। बट यहाँ ध्यान रखिए 2 आर्टिकल हैं 20 और 21, इन पर प्रतिबंध नहीं होता है, ये आपको इमरजेंसी के दौरान भी प्रावधान होते हैं। तो इस सेंस में जो है फंडामेंटल राइट जो है जस्टिफिएबल बट नॉट एब्सोल्यूट, न्यायसंगत तो है परंतु असीमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में अंतर विभेद कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी चीज है, समझिए क्या है। तो किसी नागरिक के संपूर्ण विकास के लिए प्रदान किए गए जो जरूरी अधिकार हैं उन्हें हमने मौलिक अधिकार की संज्ञा दी है, जिसमें आपके राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम एंड राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देन उसके बाद आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपके 6 अधिकार हैं। फिर आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। तो किसी देश के सरकार को सामाजिक, आर्थिक न्याय
के लिए बनाए गए आदर्श या निर्देश राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं। तो अगर बात करूं मैं संविधान में, तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं और 35 से लेकर 51 तक जो आपके डीपीएसपी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यहाँ देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, और इसे हम एफआर कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है FR जस्टिसेबल और DPSP नॉट जस्टिसेबल। इसका मतलब क्या है कि आप फंडामेंटल राइट्स के हनन के दौरान या उनके वॉयलेशन के दौरान जो है इन पे कोर्ट में लागू करा सकते हो, बट DPSP को कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते। इन पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, लीगल बाइंडेशन नहीं होती है। वहीं फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव, द पॉलिसीज DPSP आर पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि सरकार पे कुछ थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाती है काम काज पर, सरकार कोई काम करती है तो कुछ अधिकार हनन होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, FR वहाँ उसके आड़े आते हैं, यानी कि बाधा बनते हैं। बट वहीं DPSP जो है सरकार को क्या करते हैं, सक्षम बनाते हैं कोई काम करने के लिए, जनता के हित के लिए। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, वहीं DPSP प्रमोट सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ द ऑल, सभी के अधिकार की बात करती है, सभी के कल्याण की बात करती है। वहीं FR जो है इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बहुत बेसिक है, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल सी बात है, जो सरकार में मिनिस्टर होता है उसके द्वारा पारित किया गया बिल होता है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बिल, और जो सरकार के बाहर बट वो पार्लियामेंट का या कहें कि लेजिस्लेचर का मेंबर है तो उसके द्वारा जो पारित किया गया बिल होता है उसे बोलते हैं प्राइवेट या निजी बिल। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू पास द गवर्नमेंट बिल, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है उस बिल को पास कराने की, गवर्नमेंट बिल को। बट यहाँ पर जो है प्राइवेट मेंबर को ही जिम्मेदारी होती है प्राइवेट की बिल को पास कराने की, कैबिनेट की नहीं होती है। गवर्नमेंट बिल कैन बी टेकन अप एनी डे, यानी गवर्नमेंट बिल पर जो है कभी भी सुनवाई की जा सकती है, कभी भी लेजिस्लेचर में प्रोसेस हो सकता है। पर जो नॉन गवर्नमेंटल यानी कि प्राइवेट बिल होता है उस पर ओनली फ्राइडे को ही डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के निम्न सदन को परिभाषित कीजिए तथा इसका सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, लोकसभा होता है। लोकसभा जो यानी कि लोगों का सदन, जनता के द्वारा चुने गए, डायरेक्टली चुनकर जो है लोग आते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद चुन के आते हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम सदस्यता है, मेंबरशिप ऑफ 550 है। हाल फिलहाल में 545 सीट पर चुनाव होते हैं, जिसमें से 2 जो सीट हैं वो किसको दी गई है, एंग्लो इंडियंस को दी गई है, यानी कि इनको नॉमिनेटेड होती है ये, यानी कि मनोनीत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी 5, 4, 3 यानी कि 543 पर इलेक्शन होता है। ये डिफरेंस है और ये इसका कंपोजिशन है ऑफ दी लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा। आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इन परसेंट। अभी हाल फिलहाल में लोकसभा का स्पीकर कौन है, और ये भी जान लीजिए अभी लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे थे इसमें। तो चलिए इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हो उसकी क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता है। तो पहली क्वालिफिकेशन इसमें आपकी है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल की उम्र होनी चाहिए, ओके, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जो भी निर्वाचन करा जा रहा है आपका, वहां पर आपको एज अ वोटर, मतदाता के रूप में पंजीकृत आपका नाम होना चाहिए। उसके अलावा फुलफिल सच अदर क्वालिफिकेशन द पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द लॉ डिटरमाइंड, यानी कि समय समय पर जो वैसे वो भी क्वालिफिकेशन भी इसमें ऐड होती हैं जो समय समय पर पार्लियामेंट जो है कानून के द्वारा तय करती है। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन और कंपोजिशन है आपकी लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जनहित याचिका क्या होती है, व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ रही है तो पब्लिक के यानी जनता के हित में ही होगा। तो जनहित याचिका का वह याचिका है जो कि लोगों के सामूहिक हित के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। तो देखो इसका फैक्ट क्या है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ पिटिशन व्हिच इज फाइल्ड कोर्ट फॉर द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ पीपल। तो इसका फैक्ट ये है कि जब भी जो आम लोग हैं, तो बेसिकली बात है कि जनहित याचिका को हमेशा जो ना जनता के हित में, यानी कि बहुत सारे लोगों का हित उसमें शामिल होना चाहिए, वैसा केस होना चाहिए। तो इसका फैक्ट सिंपल सा ये है कि कुछ गरीब लोग होते हैं या कोई मजदूर होते हैं, उनके साथ अन्याय होता रहता है और वो अपनी आवाज नहीं उठा पाते। तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लॉयर है, समाज सेवी है, या फिर कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति है जो कानून के बारे में जानकारी रखता है, या कोई जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, तो वो उनके बिहाफ पर कोर्ट के अंदर जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL दायर कर सकता है और उस पर सुनवाई कर कोर्ट जो है क्या कर सकती है, अपना मुकदमा निर्णय दे सकती है उनके न्याय के लिए, कंप्लीट जस्टिस स्थापित करने के लिए, पूर्ण रूप से न्याय स्थापित करने के लिए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प पुअर पीपल टू गेट जस्टिस, इट इज फॉर दोज हु आर अनेबल टू अप्रोच द कोर्ट ऑन देयर ओन, यानी जो खुद से कोर्ट में अपने लिए अपील नहीं कर पाते तो उनके लिए जो है कोई और अपील करता है। जनहित याचिका निम्नलिखित न्यायालयों में दायर की जा सकती है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, मैंने बताया आपको मैंने कि सुप्रीम कोर्ट में जो है आर्टिकल 32 के तहत कर सकते हो, और हाई कोर्ट में जो है आर्टिकल 226 और जनहित याचिका का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आम जनता को न्यायालय तक पहुंचाना और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान या प्राप्त करवाना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इनकी आवश्यकता वर्णन कीजिए।
तो देखिए 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ब्रटलैंड रिपोर्ट जारी की जाती है। तो उसमें एक धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा या कहें परिभाषित की जाती है। तो कहता है कि धारणीय विकास वह विकास है जो अपनी स्वयं की आवश्यकता को पूरी करने के लिए भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता के बिना वर्तमान में की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। तो कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि सिंपल सी बात है कि आप अपना विकास कीजिए, बट ये ना हो कि विकास के नाम पर आप जो है वर्तमान के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या कहीं प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन करते जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए वो ना बचे। तो सिंपल सी बात है कि हम अपना विकास ऐसे करें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है ये पृथ्वी जो है रहने लायक बने। तो उसे बोलते हैं हम धारणीय विकास की अवधारणा या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, इसकी क्या आवश्यकता है? देखिए क्या आवश्यकता है, सिंपल सी बात है, संसाधनों का धारणीय उपयोग और संसाधनों के विनाश को न्यूनतम करना, कम करना, यानी कि पर्यावरण का ध्यान रखना, प्राकृतिक व सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखना, गरीबी उन्मूलन तथा लिंग समानता के द्वारा सामाजिक समानता लाना इसका उद्देश्य है। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रक्शन जो है, विनाश जो है, उसको कम करना है। मेन बात तो यही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट में, इस पार्ट में, लोक न्याय का सिद्धांत क्या है तथा इसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को बताइए। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट, एक्सप्लेन द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय इट। वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत कुछ संसाधनों को जनता के भले के लिए सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है, लोक न्याय का सिद्धांत कहलाता है। लोक न्याय, द पब्लिक ट्रस्ट। So the principle of the public trust states that certain resources should be reserved for the people and government should make them available for public uses। यानी कि बात कह रहा है कि कुछ ऐसे संसाधन होने चाहिए जो केवल जनता के भलाई के लिए ही संरक्षित हो, उसका उपयोग उसके अलावा कहीं और नहीं करना चाहिए। और इसकी विशेषता क्या है और क्या रिस्ट्रिक्शन होते हैं? तो ये है कि संपत्ति को सिर्फ उन जन प्रयोग के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी यूज किया जा सकता है। उसके अलावा संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। पहली बात तो यह है कि या तो उसका उचित मूल्य मिले या ना मिले, संपत्ति को नहीं बेच सकते हो, कोई अधिकार नहीं किसी को बेचने का। संपत्ति का संरक्षण उसके विभिन्न उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि जल, पर्यटन, मनोरंजन और मछली पकड़ने जैसे कार्यों के लिए। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं पब्लिक ट्रस्ट प्रिंसिपल्स पर, यानी प्रॉपर्टी शुड नॉट ओनली फॉर द पब्लिक यूज बट आल्सो फॉर द कॉमन पीपल। देन उसके बाद प्रॉपर्टी शुड नॉट बी सोल्ड इवन इफ इट इज फैचेस फेयर वैल्यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर द वेरियस यूजेस लाइक जैसे कि वाटर, टूरिज्म, रिक्रिएशन और फिशिंग। ऐसे जो प्रॉपर्टी है उनका भी संरक्षण प्रदान करना चाहिए इस प्रिंसिपल या सिद्धांत के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, 5 अंक वाले क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, आपराधिक कानून में सामान्य प्रतिरक्षा बचाव के लिए दिए गए बचाव को उल्लेखित कीजिए। तो मेंशन द डिफेंस गिवन इन द क्रिमिनल लॉ फॉर जनरल डिफेंस। तो जब भी आप कन्विक्टेड हो या कोई किसी को क्राइम में कन्विक्टेड माना गया हो तो उसको बचाव के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या क्या विकल्प होते हैं। तो देखिए, पागलपन या मानसिक विकार, यदि व्यक्ति पर ये साबित हो जाए कि मानसिक रूप से प्रभावित है या मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो है दोष जो है वो कम हो जाता है। यहाँ दोषी को मानसिक स्थिति से प्रभावित बताया जाता है और वह साबित कर दिया जाता है कि दोषी कोई भी बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय नहीं कर सकता, सही गलत में फर्क नहीं समझ सकता, इसमें उसको डिफेंस मिलता, बचाव मिलता है। स्वचालित, इसका अर्थ है कि अपराध के समय दोषी का स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं था, यानी कि जब दोषी ने कोई दोष किया था तो उस पर कोई अपना खुद का कंट्रोल नहीं था, यानी कि ऑटोमेटिज्म था, यानी कि खुद से गलती से हो गया। कल्प्रिट हैड नो कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, तो ऐसे में उसको और बचाव मिलता है। उसके अलावा नशा, यानी कि इंटॉक्सिकेशन, दिस कंडीशन व्हेन द गिल्टी पर्सन हैज कंज्यूम्ड, यानी कि जब कोई व्यक्ति ने यानी ड्रग, इंटॉक्सिकेंट्स एक्सेट्रा कंज्यूम किया हुआ है उस समय उसने अपराध किया, तब माना जाता है कि उसके पास उसका कोई कंट्रोल नहीं था, यानी कि लॉस कंट्रोल ओवर हिज मेंटल पावर्स, तो ऐसे में उसने क्राइम कमिट किया था उस समय में, तो वैसी स्थिति में भी उसको बचाव मिलता है। तथ्यों की भूल, यानी कि यह एक वास्तविक कारण हो सकता है कि एवं कानून द्वारा स्वीकृत है, यानी कि आपराधिक कानून में दोषी द्वारा अपने बचाव में दी जाने वाली यह एक दलील है जिसमें ये कहता है कि अपराधी ये कहते हुए अपना बचाव करता है कि उससे भूल हो गई, यानी कि उसने मिस्टेक कर दी, यानी कि क्रिमिनल डिफेंस हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट ही मेड मिस्टेक। नेक्स्ट में आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस सबसे पॉपुलर है इस चीज में कि कोई आप पे अटैक कर रहा है, किसी ने आप पे अटैक किया, तो उस स्थिति में कर रहे हो आप अपने आप बचाने के लिए आपने उसको हिट किया, मारा। पर्सन ए हिट्स पर्सन बी, अगर पर्सन बी पे अटैक हो रहा है और उसने भी उस पे बचाव के लिए अटैक कर दिया, कानून का उल्लंघन कर दिया है, उसको चोट लग गई ज्यादा या ऐसी स्थिति में वो मर भी जाता है, तो ऐसे में सेल्फ डिफेंस का बचाव मिलता है, यानी कि आत्मरक्षा में किया गया ऐसा दोष था, तो
तो ऐसी स्थिति में दोषी व्यक्ति बचाव के लिए आत्मरक्षा की दलील दे सकता है, यानी कि सेल्फ डिफेंस की दलील दे सकता है कोर्ट के अंदर। ऐसे में न्याय प्रक्रिया में राहत मिलती है व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, हिंदू मुस्लिम कानून के अंतर्गत एक वैध विवाह के प्रमुख अनिवार्य तत्वों को लिखिए, यानी कि राइट द मेन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड मैरिज अंडर हिंदू एंड मुस्लिम लॉज। तो देखिए बात क्या है, पहली बात करते हैं हम हिंदू विवाह। तो हिंदू विवाह के समय किसी पक्ष को जीवन साथी जीवित ना हो, तो अर्थात ना तो वर की कोई जीवित पत्नी और ना ही वधु की कोई पूर्व पति होना चाहिए, यानी कि दोनों ही जो है अविवाहित हो या फिर उसका कोई पूर्व पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा विवाह के समय कोई पक्ष पागल ना हो, यानी कि सही मानसिक स्थिति होनी चाहिए। विवाह के समय जो है वर की आयु 21 हो और वधु की जो है 18 वर्ष हो, यानी कि अब तो ये एज बढ़ा दी गई है। आई थिंक जो वधु की 21 कर दी गई है और जो वर है उसकी 25 उम्र कर दी गई है। तो ये लीगल मैरिज एजेस होती है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट है, उनमें आपस में संबंध निषेधात्मक ना हो, यानी कि रीति रिवाजों से भी नियंत्रित होते हैं, वह ऐसी विवाह को अनुमति प्रदान करता है, यानी आपस में कोई ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट कहता है कि दोनों पक्ष जो है एक दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिए, यानी कि ये शर्त तब लागू होती है जब दोनों पक्षों के परंपरागत रीति रिवाजों जैसे संबंधों की अनुमति ना देते हो, यानी कि ऐसे में स्थिति क्या होती है कि दोनों जो है एक ही किसी ब्लड लाइन या वंश से या कहें कि हेरिडिटी से बिलोंग या संबंध नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ सिंपल सा यह है कि दोनों पक्ष जो है अलग अलग परिवार से या अलग अलग रक्त संबंध के होने चाहिए, ब्लड रिलेशंस के होने चाहिए। अब बात करते हैं मेन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज में क्या होता है, तो मुस्लिम मैरिज के अंदर जो है आयु 15 वर्ष मानी जाती है। तो 15 वर्ष की आयु है तो आप निकाह करने के लिए जो है तैयार हो सकते हैं, इनका एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। तो मुस्लिम विवाह के अंदर जो निकाह होता है इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन, दोनों में से किसी एक पक्ष के द्वारा निकाह जो है प्रस्तावित किया जाता है और दूसरे पक्ष द्वारा जो है उसका स्वीकार किया जाता है, तब जाके मैरिज या निकाह कंप्लीट या पूर्ण होता है। उसके अलावा बात करते हैं, लिखित धार्मिक विधि की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कोई भी लिखित मेथड नहीं यूज होता, वर्बली चीजें हो जाती हैं। प्रस्ताव जो है या स्वीकृत भी कर सकते हैं या इकरार भी किया जा सकता है, दोनों चीज हो सकती हैं। अगर स्वीकृत होता है तो निकाह हो जाता है, अगर स्वीकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो निकाह नहीं होता है। यहाँ तक भी मेहर की शर्तों में भी शामिल की जाती है, यानी कि द कंडीशन ऑफ द मेहर आल्सो इंक्लूड्स, यानी कि जब मैरिज होती है तो मुस्लिम मैरिज के अंदर मेहर की रकम तय की जाती है, यानी कि अगर जब भी डाइवोर्स होगा वैसी स्थिति में जो है ये रकम जो है पति को जो है अपनी पत्नी को जिससे वो डाइवोर्स कर रहा है उसको देनी पड़ेगी, यानी कि वाइफ को देनी पड़ेगी। तो ये तरह से अमाउंट होता है, एक तरह का ये अमाउंट जो है पहले ही तय कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, पारसियों ने भारत के स्थानीय रीति रिवाजों को क्यों अपनाया, क्या कारण था? तो कारण ये था कि पारसियों द्वारा भारत के स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाने का कारण है कि गुजरात के एक स्थानीय शासक जिनका नाम था जदी राणा, उन्होंने भारत आए पारसियों को अपने राज्य में शरण देने के लिए कुछ शर्तें रखी। जब भारत में जब पारसी लोग आए थे, जैसे मैंने बताया था आपको कि पारसी लोग ईरान से माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे। इंडिया में भी कहां पर आए, पहले वो गुजरात में जब वो आए तो वहां के राजा थे स्थानीय गाँव के, तो जदी राणा ने कहा था कि अगर हमारे गाँव में रहना चाहते हो तो आपको शर्तें माननी पड़ेंगी। तो शर्तें ये थी कि वह स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाएंगे, यानी कि जो सोशल जो लोकल कस्टम्स है उनको फॉलो करेंगे, स्थानीय भाषा बोलेंगे, लोकल लैंग्वेज बोलेंगे एंड स्थानीय लोगों के साथ जैसे रहेंगे और कपड़े पहनेंगे। पारसी कभी हथियार इकट्ठा नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते, ये सारी शर्तें रखी, तब जाके पारसियों को शरण दी गई और पारसियों ने शुरू से ही ये रीति रिवाजों को माना है और आज तक भारत में वो रहते आए हैं पीसफुली विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिट। रिट क्या है, व्हाट इज रिट? 5 टाइप्स ऑफ रिट। तो हम शुरू से डिस्कशन करते आ रहे हैं रिट्स क्या है। तो रिट्स क्या होता है, रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का एक लिखित आदेश है जो भारतीय नागरिक को उनके मौलिक अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपचार का आदेश देता है। देखो बताया था आपको ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है, यानी कि एक रिटन ऑर्डर होता है बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दैट ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू इंडियन सिटीजन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिट, तो आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट देता है और आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को रिट देता है। रिट जो है 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी में बात करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, उत्प्रेषणादेश, अधिकार प्रक्षा प्रादेश, यानी कि हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविशन, स्टैट्यूटरी एंड क्योरेंटो। मीनिंग समझो तो हैबिस कॉर्पस में समझा दिया था कि हैबिस कॉर्पस क्या होता है। मैंडेमस क्या होता है, मैंडेमस होता है एक आदेश होता है। आदेश होता है किसको, लोअर कोर्ट को, जो है अपना काम वो ठीक से करे, यानी सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का या हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को या निम्न भी कोर्ट होता है उसको आदेश दिया जाता है कि जो भी जुरिडिक्शंस है ये कार्य है वो ठीक से करे, वरना आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, यानी हायर कोर्ट एक्शन ले सकता है। प्रोविजन होता है कि किसी भी कार्य पर या प्रक्रिया पर हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है प्रतिबंध लगा सकता है। सर्टिफिकेट कहता है कि कोई केस ऐसा है जो लोअर कोर्ट के पास है और उससे वो जो केस समझ नहीं रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि अगर आपसे ये केस नहीं हो रहा है, इस केस को हमें ट्रांसफर कर दें एससी को, सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को। सिंपल सी बात है। क्योरेंटो कहता है कि बाय व्हाट वारंट, यानी कि किस अधिकार से हो जी। बात की जाती है कि आप कोई पद पर हो, कोई व्यक्ति कोई पद पर है, किस अधिकार से है, बाय व्हाट वारंट, तो उससे पूछा जाता है। कोर्ट जो है लिखित में पूछता है और उसको जवाब देना पड़ता है। तो ये 5 प्रकार के रिट्स होते हैं।
और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई क्या है, इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान का वर्णन कीजिए। व्हाट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, डिस्क्राइब द मेन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ओके, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है क्या, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं बात करूं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो 2005 में पारित किया गया। कब किया गया? 2005 में। बात करता है भारतीय संसद ने नागरिक के सरकारी सूचना से संबंधित आवेदनों का समय से जवाब दिए जाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया था। इस अधिकार के तहत जो है भारतीय नागरिक जो है राज्य केंद्र सरकार के कार्यालयों विभागों से किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकता है, ये अधिकार रखता है। और ये अधिकार आपका जो है एक फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 19 क्लोज 1A के अनुसार, जैसे कि ऊपर हमने बात की थी पहले। और इस अधिकार के कुछ प्रोविजंस क्या है? पहला प्रोविजन है इसमें सार्वजनिक सूचना प्राप्ति अधिकार, यानी कि इस अधिनियम में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि आप किसी भी लीगल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी, उससे सूचना ले सकते हो। पब्लिक या गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड प्रोवाइड्स फॉर सच इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड विद इन द पीरियड ऑफ 13 डेज। अगर पूछा जाए तो 30 दिन के अंदर जानकारी देनी पड़ती है, एप्लीकेशन जब जमा की गई है उस डेट से। नेक्स्ट इसमें संवैधानिक निकायों की प्रति सूचना, यानी जो संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है लाइक राष्ट्रपति एंड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज सीएजी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनसे आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हो और इनको जानकारी देनी पड़ती है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा राज्य और केंद्र संरचना हेतु सूचना आयोग, इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये जो एक्ट है दो प्रकार के आयोग यानी कमीशन आती है। एक तो हो गया आपका नेशनल जो कि सेंट्रल लेवल पे होगा, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, एंड देन होता है SIC यानी कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो दो तरह की कमीशन की बात करता है इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट है कंप्यूटराइज प्रोटेक्ट एंड सिक्योरिटी। तो इस एक्ट में ये बोला गया है कि जितनी भी जानकारी है हर सार्वजनिक प्राधिकरण जो है अपने दस्तावेज को कंप्यूटर में संरक्षित करेंगे, यानी कंप्यूटराइज फाइल रखेंगे ताकि जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल हो सके। तो आज के समय में आप जो है ऑनलाइन भी जो है RTI दायर कर सकते हो, यानी कि सब कुछ जो है आपको ऑनलाइन पर उपलब्ध है गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर। तो इसलिए गवर्नमेंट्स की जो है वेबसाइट्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें लोक कानून या निजी कानून के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। अगर जनरली हम बात करें तो पब्लिक लॉ बात करता है सोसाइटी की, लॉ ऑफ द मेंबर ऑफ सोसाइटी, और प्राइवेट लॉ बात करता है इंडिविजुअल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह का एक व्यक्तिगत कानून होते हैं, तो इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता। पब्लिक लॉ जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या बात कर रहा है, एक लीगल अथॉरिटी बात कर रहा है। तो अगर इनका आपको प्रोविजन होगा, इनका वोलेशन होगा तो सजा मिलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रगल आर प्रिपेयर्ड थ्रू द प्रोसेस, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। वही जो प्राइवेट लॉ है यानी कि निजी कानून है वो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा बनाए जाते हैं। देन थर्ड पॉइंट कहता है जनरल इज मोर इफेक्टिव फॉर सोसाइटी एंड टास्क एक्शन ऑफ द बेस ऑफ द जनरल जस्टिस, एंड उसके अलावा इज इफेक्टिव एट द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, फॉलोज पर्सनल राइट एंड डिसिप्लिन। सिंपल सी बात है कि जो ये वाला पब्लिक लॉ है उसका ज्यादा प्रभाव हो, क्योंकि इस पे जो है लीगल ऑब्लिगेशन है। अगर इनको आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको आपराधिक रूप से सजा दी जा सकती है। वहीं पर जो प्राइवेट लॉ है इसका वोलेशन होता है तो ज्यादा आपको जो है इंडिविजुअली पनिश किया जा सकता है या ऑर्गेनाइजेशन आप अपने संगठन से बाहर निकाल सकती है, पर ज्यादा बड़ी सजा नहीं होती है। सोशली बाउंडेशन यहाँ होती है और यहाँ लीगल बाउंडेशन होती है। कानून यहाँ संरक्षण देता है, बट यहाँ पर क्या होता है सोशल मॉरल्स या नॉर्म्स काम करते हैं। तो लास्ट पॉइंट इसमें आपका है मैनेज एंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑन्ड और मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें लोक अदालत क्या है, इसकी आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। व्हाट इज लोक अदालत, मेक ब्रीफ नोट ऑन द नेसेसरी। व्हाट इज लोक अदालत, मेक ब्रीफ नोट ऑन द नेसेसिटी, इसकी जरूरत क्या है। बात करते हैं लोक अदालत। लोक अदालत एक ऐसी अदालत होती है जो लोगों के बीच होने वाली विवादों को सुलझाने में मदद करती है। इसे लोगों की अदालत भी कहा जाता है, ये पीपल्स कोर्ट कहा जाता है कि लोग यहाँ पर आपस में आकर निर्णय करते हैं। यहाँ पर एक विवादित पक्षों के बीच सौदा कराया जाता है। अक्सर ये बिना किसी लंबी कानून प्रक्रिया के हल किया जाता है। पहली लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई थी, चेन्नई में 1986 में की गई। सिंपल सी बात है, लोक अदालत जो है एक ऐसी बात करता है जहां पर जनता आपस में आकर, जो पक्ष हैं आपस में आकर जो है समझौता करते हैं, यानी कोर्ट में मामला जाने से पहले ही सुलझाया जाता है जनता के बीच में, लोगों के बीच में। और इसके लिए कोई कोर्ट के द्वारा जो या कोई लीगल अथॉरिटी द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त कर देते हैं, आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देते हैं। बात करते हैं कि लोक अदालत की आवश्यकता क्यों है, अधिक सुलभता है यानी कि मोर एक्सेसिबिलिटी। लोक अदालत जो है इज मेनली क्लोज टू विलेजेस एंड सिटीज, लोगों के ज्यादा करीब होती है, गांव शहर के करीब होती है, इसलिए जो है इसकी पहुंच ज्यादा सही होती है। दूसरा पॉइंट है पैसे की बचत यानी सेविंग द मनी। पहले क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि औपचारिक अदालत में जाओगे पैसा ज्यादा बर्बाद होता है। आपको लीगल प्रोसीजर के लिए आपको अपना लॉयर अपॉइंट करना पड़ेगा, लॉयर को जो है हाई फीस, काफी ज्यादा पैसा देकर ही आप कोर्ट में जाकर अब सुनवाई करवा पाते हो। बाकी लोक अदालत में ऐसा नहीं होता, पैसे और समय की दोनों बचत होती है, यानी कि ज्यादा आपको लॉयर की जरूरत भी नहीं है, खुद भी अपना मुकदमा लड़ सकते हो, जाके अपना पक्ष रख सकते हो।
अधिक जल्दी निर्णय हो जाता है। लोक अदालत में मामलों की शीघ्रता और प्राथमिकता दी जाती है, जिससे वे आमतौर पर अधिक तेजी निर्णय मिलता है। उसके अलावा सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता स्थापित करता है। लोक अदालत समाज के निचले वर्गों और गरीबों के लोगों के लिए भी एक त्वरित, सुलभ और सामाजिक रूप से न्याय प्राप्त करने का माध्यम बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि लोक अदालतें समाज की गरीब वर्ग के हित में और उनके लिए आवश्यक है। सो अल्टीमेटली लोक अदालत जो है आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअरर सेक्शन एंड नेसेसरी फॉर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूपण किसे कहते हैं? इसे लिखने के लिए 5 महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? व्हाट इज ड्राफ्टिंग? व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग दिस? एक्सप्लेन। तो ड्राफ्टिंग क्या होता है? ड्राफ्टिंग एक तरह का कोई भी कानूनी दस्तावेज है जो जिसका ढांचा तैयार किया जाता है और उसका एक प्रॉपर सेक्शन वाइज क्या होता है, रिटर्न होता है, लिखित होता है। उसका एक टाइटल होगा, सेक्शन होगा, परफेक्ट सेंटेंस होंगे, वर्ड होंगे और उसका एक पर्पस होगा। तभी हम कहते हैं कि वो प्रॉपर ड्राफ्ट किया गया हुआ है। हम संविधान की बात करें तो संविधान जो है प्रॉपरली ड्राफ्ट है, यानी कि प्रारूपित है। प्रारूपण का मतलब होता है कि ये कानूनी दस्तावेज को तैयार करने की प्रक्रिया है जिसमें सही भाषा, नियम, घटना का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ मुख्य जो पहलू हैं ये हैं कि शीर्षक होना चाहिए, प्रॉपर एक्सप्लेन शीर्षक हो जो उसके विषय वस्तु पर नजर रखता हो, यानी कि समराइज करता हो। टाइटल मतलब टाइटल जो है पूरी बात को समराइज करता हो। सेक्शन वाइज होना चाहिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोविजंस लिखे होने चाहिए। कम से कम जो है अनुभाग में 5 से अधिक उपभाग नहीं होने चाहिए। उसके अलावा वाक्य, मुख्य मुद्दे, वाक्यों की संक्षिप्तता और सरलता पर भी ध्यान देना है। क्रिया, मात्रा आदि व्याकरण संदर्भों पर ध्यान देना है, यानी सेंटेंस प्रॉपर तरीके से लिखे होने चाहिए, कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, मेन पॉइंट्स होने चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। देन वर्ड्स का सही उपयोग होना चाहिए, सिंपल वर्ड यूज होने चाहिए, यानी कि बहुत सरल वर्ड, कोई ऐसा वर्ड यूज ना हो जो लोगों को समझना है, यानी कि यूज वर्ड दैट रीडर कैन अंडरस्टैंड। जनरल, यानी कि सबमिट्स पॉजिटिव डिटेल इन जनरल, यानी कि सामान्य रूप से सकारात्मक विवरण प्रस्तुत करे, यानी कि जितना सिंपल प्रारूप होगा उतना ही इफेक्टिव जो है आपका ड्राफ्ट या प्रारूप होगा। कानून को आकार देने में न्यायाधीश की भूमिका का वर्णन कीजिए। व्हाट इज द रोल ऑफ द जज इन शेपिंग लॉ? न्यायाधीश की भूमिका बहुत ज्यादा होती है इंपॉर्टेंट जब किसी भी कानून को आकार देना हो, क्योंकि न्यायाधीश के पास अधिकार होता है कानून की व्याख्या करने का। राइट, जजेस हैज द राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन या इंटरप्रेट द लॉ। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि हमारे संविधान को इंटरप्रेट करने का, व्याख्या करने का कि क्या कानून है क्या नहीं है। यहाँ तक भी ये डिसाइड करता है न्यायाधीश कि कोई भी जो कानून बना है, सरकार ने बनाया है, वो संविधान के अनुसार है नहीं, तो अगर नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड यानी कि उसको निरस्त भी किया जा सकता है। वह समाज के न्यायिक स्थानाधिकारी होते हैं जो न्यायिक निर्णय देते हैं और कानूनी मामलों में न्याय की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। रूजवेल्ट ने कहा था कि हमारे देश में प्रमुख कानून निर्माता प्राय न्यायाधीश होते हैं क्योंकि उन्हें अंतिम प्राधिकरण होता है, यानी कि द चीफ लॉ मेकर इन आवर कंट्री मे बी द ऑफन आर जजेस बिकॉज दे हैव द फाइनल सीट ऑफ अथॉरिटी। वही डिसाइड करते हैं क्या कानून है क्या नहीं है। कानून को अधिकार देने में निम्नलिखित जो है भूमिका होती है न्यायाधीश की। न्यायिक व्याख्या करता है, बिल्कुल सही। न्यायिक सक्रियता है, न्यायिक समीक्षा करना और न्यायिक स्वतंत्रता। कानून का इंटरप्रिटेशन करना जज का अधिकार है। जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि किसी केस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कराना वो भी अधिकार है। जुडिशियल रिव्यू देता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी या कोई लॉ है वो संविधान के अनुसार है या नहीं, कंफर्मिटी देता है, नहीं है तो उसको निरस्त कर देते हैं। जुडिशियल इंडिपेंडेंसी यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जज अलाउज देम टू बी शेप द लॉ फेयरली विदाउट द एनी एक्सटर्नल, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये उसको अधिकार देता है कि वह किसी कानून को बिना किसी दबाव के आकार दे या उसकी व्याख्या करे। तो किसी देश के अंदर न्यायिक स्वतंत्रता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है या न्यायिक जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, अपने आप से निर्णय देती है, कोई सरकार उसको अधिकार नहीं देता, संविधान अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिक स्वायत्त प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत किन्हें कानूनी सेवा लेने का अधिकार है, यानी कि हु हैज द राइट टू अवेल लीगल सर्विस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट डिस्क्राइब। पहली बात जान लो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट क्या है। ये 1987 में पारित किया गया था लगभग, और ये एक्ट वो था जो सरकार द्वारा प्रदान किया गया था कि राज्य में और केंद्र में जो लोग को कानूनी सहायता नहीं मिल पाती है वैसे में ये प्राधिकरण जो है उनको कानूनी सहायता प्रदान करेगा। अब बात कर रहे हैं इस लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर किसको कानूनी सेवा प्रदान की जा सकती है। लीगल सर्विस अथॉरिटी टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कमजोर वर्ग है जो गरीब है, खर्चा नहीं कर सकता, टू इंश्योर दैट नो सिटीजन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज अपॉर्चुनिटी टू गेट जस्टिस ड्यू टू एनी फाइनेंशियल और अदर डिसेबिलिटी। सो अंडर दिस फॉलोइंग आर एंटाइटल्ड टू टेक सर्विसेज, लीगल सर्विसेज लाइक SC and ST, OBCs उनको मिल सकती है फ्री, और विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, मानव व्यापार के शिकार हैं जिन्हें बेचा जाता है वो लोग जो है फ्री लीगल एड ले सकते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड को अधिकार है। उसके अलावा मेंटल और अदर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, जो लोग मेंटली रूप से या मानसिक रूप से बीमार है उनको अधिकार है। जो और अदर डिसेबिलिटी से विकार से ग्रसित है उनको भी अधिकार है। उसके अलावा विक्टिम्स ऑफ दी वायलेंस, राइट्स, एट्रोसिटी, नेचुरल डिजास्टर एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर उनको भी जो है अधिकार है इसके अंदर लीगल सर्विस लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ली बार्गेनिंग को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न प्रकार को वर्णन कीजिए। डिफाइन द प्ली बार्गेनिंग, डिस्क्राइब द इट्स डिफरेंट टाइप्स। प्ली बार्गेनिंग शब्द का अर्थ क्या है? अपील या अनुरोध में बातचीत करके समझौते को
पर पहुंचना, यानी कि अपील या अनुरोध में बातचीत कर किसी समझौते पर पहुंचना, ये कानून में इस्तेमाल किया जाने वाला एक औपचारिक शब्द है जो बातचीत की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ये दोनों पक्षों के लिए लाभकार स्थिति बनाने के लिए उपयोगी है। तो प्ली बार्गेनिंग उन मामलों पर लागू नहीं होती है जिनमें अपराध महिला और 14 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ की जाती है। तो प्ली बार्गेनिंग बात करते हैं हमेशा से समझौते की, बातचीत के द्वारा। इसके प्रकार क्या है? आरोप बार्गेनिंग, दंड बार्गेनिंग और तथ्यात्मक बार्गेनिंग। तो एलिगेशन बार्गेनिंग बात होती है इन विच द ऑफेंडर कैन कन्फेस टू लेस सीरियस ऑफेंसेस अमंग अदर ऑफेंसेस। यानी कि एलिगेशन में क्या होता है कि जो ऑफेंडर है, जिसपे अपराधी है, तो वो क्या है, कम गंभीर अपराध को कर लेता है ताकि जो उस पे जो बड़े गंभीर अपराध है वो ना लगे। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, यदि अपराधी पर किसी संपत्ति में डकैती और अतिचार दोनों के करने का अपराध लगाया गया है और यदि वह अतिचार करने के बात को कबूल लेता है, डकैती के आरोप को हटाया जा सकता है। इसके लिए उनकी सजा भी छोटी हो सकती है। उसके अलावा पेनल्टी बार्गेनिंग, तो क्रिमिनल एडमिट्स हैविंग कमिटेड द क्राइम बिफोर गोइंग टू ट्रायल। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रिमिनल है वो पहले ही अपने क्राइम को कमिट कर लेता है कोर्ट में जाने से पहले। तो ऐसे में क्या होता है, बोथ पार्टीज कैन डिसाइड ऑन फेवरेबल सेंटेंस टू बी गिवन। यानी कि दोनों ही पार्टी जो है, दोनों ही जो पक्ष है, आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को क्या सजा देनी है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, दोनों ही पार्टी डिसाइड कर सकती हैं कि उस व्यक्ति को सजा क्या देनी है, क्या नहीं देनी है। फैक्चुअल बार्गेनिंग, फैक्चुअल बार्गेनिंग बात करता है प्रोसिक्यूशन एग्रीज दैट ही विल नॉट प्रेजेंट प्रोवोकेटिव फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट। तो ऐसे में सहमति बनाई जाती है कि कोई जो प्रोसिक्यूशन है वो किसी भी ऐसे प्रोएक्टिव फैक्ट्स को कोर्ट के सामने नहीं रखेगा जो उसकी सजा को बढ़ा सके। तो ऐसे में सहमति बनाई जाती है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो कम प्रोएक्टिव फैक्ट्स रखेगा ताकि उसको सजा कम मिले। दिस अलाउस ऑफेंडर टू अवॉइड हार्शर पनिशमेंट व्हिच कैन बी मोर देन एनी अदर टाइप ऑफ पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम संशोधित 1994 के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मेन प्रोविजन ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट अमेंडमेंट 1994। विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 1987 में पारित किया गया था। बाद में 1994 में इसमें अनेक संशोधन किए गए। इसे दोबारा संशोधित करके दोबारा लागू किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं के प्रबंधन में पारदर्शिता, कार्यक्षमता और न्याय को बढ़ावा देना है। बेसिकली इट एम्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन एफिशिएंसी एंड जस्टिस इन द मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज। यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके काम में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता में बढ़ावा मिले और न्याय स्थापित हो। प्रावधान क्या क्या किए गए थे देखते हैं बारी। 1994 में राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तो प्रावधान ये था कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विधिक सेवाएं प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जैसे कि नालसा बोलता है एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैव बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट व्हिच मॉनिटर एंड एवेल्युएट द लीगल एड प्रोग्राम्स। दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग लीगल एड टू पीपल एंड स्प्रेडिंग द लीगल अवेयरनेस एंड ऑर्गेनाइज लोक अदालत। यानी कि सिंपल सी बात है, प्रोविजन ये था कि नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर लीगल सर्विस अथॉरिटीज की स्थापना की जाएगी। उसके बाद है निःशुल्क कानून सहायता यानी कि फ्री लीगल एड। द सेक्शन 12 ऑफ दिस एक्ट स्पेसिफाइज दोज हु आर एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड, यानी कि किन लोगों को जो है इस एक्ट के अकॉर्डिंग फ्री यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता के हकदार हैं या दी जा सकती है। उसके अलावा लोक अदालतें, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि लोक अदालतों की वैधानिक दर्जा मिला है। इस अधिनियम की धारा 19 लोक अदालतों का निर्माण, धारा 20 लोक अदालतों की कार्य प्रणाली और धारा 21 उनके निर्णय और फैसलों का प्रावधान करती है। तो इसमें यह भी उल्लेखनीय है कि लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय दीवानी अदालत के फैसले के बराबर होता है, सिविल कोर्ट के बराबर होता है। यानी सिविल कोर्ट कौन सा होता है, जो मैरिज लैंड डिस्प्यूट पर जो अपना निर्णय देती है उन्हें सिविल कोर्ट कहते हैं। तो जो सिविल कोर्ट है उनके बराबर इनका निर्णय माना जाता है लोक अदालत का। और लोक अदालत की पहली स्थापना कहाँ की थी 1986 चेन्नई में। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जल्द से जल्द निर्णय देना और जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बड़े कोर्ट है, उन पर जो केस के बर्डन हो कम करना और स्थानीय रूप पर न्याय की स्थापना करना। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस एक्ट इज द प्रोविजन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। देयरफॉर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1994 प्रोवाइड्स फॉर लीगल सर्विस एंड लीगल एड एंड लोक अदालत। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं जो जनता को प्रदान की गई, जैसे कि लोक अदालत हो गई, लीगल सर्विस अथॉरिटीज हो गई नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। उसके अलावा लीगल सर्विसेज और फ्री लीगल एड यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ये एक्ट जो है या अधिनियम जो है ये सर्विसेज या यूटिलिटी सर्विसेज प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में साधारण विधेयक के कानून बनाने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिटेल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एन ऑर्डिनरी बिल अ लॉ इन पार्लियामेंट। अगर हम बात करें किसी बिल को, विधेयक को कानून कैसे बनाया जाता है, तो सिंपल सा प्रोसीजर ये है कि पहले बिल लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी आप ऑर्डिनरी बिल को प्रस्तुत कर सकते हो। उसके बाद जो है अगर मान लो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लोकसभा के बाद पास होने के बाद कहाँ जाता है, ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा के पास होने के बाद कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट के पास जाएगा, जाएगा प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। प्रेसिडेंट जो है अपना साइन कर इस बिल को कानून बना देते हैं। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया होती है किसी भी विधेयक को कानून बनाने में, किसी बिल को लॉ बनाने। तो समझते हैं इसकी डिटेल में क्या प्रक्रिया है। तो द प्रोसेस ऑफ द लॉ मेकिंग इन पार्लियामेंट कंप्लीटेड इन द फेज्ड मैनर, चरणबद्ध प्रक्रिया से होता है। फॉर विच बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी मतलब पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, लोकसभा हो या राज्यसभा, उनमें से किसी में भी आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। द प्रोसीजर ऑफ द विच इज फॉलोज, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। होता क्या है, फर्स्ट रीडिंग होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बिल टू द पब्लिकेशन ऑफ गैजेट इन विच द बिल इज सेंट टू द स्पीकर फॉर प्रपोजिंग एंड बिल इज अलाउड टू बी मूव्ड ऑन फिक्स डेट देन सेंट टू फर्दर प्रोसेसिंग। यानी कि पहले बिल को प्रेजेंट किया जाता है, उसका पब्लिकेशन होता है, उसका प्रचारण होता है, उसके बाद स्पीकर के पास जाता है, स्पीकर तय करते हैं कि उसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, और वो डेट दी जाती है कि कब उसकी प्रोसेस स्टार्ट होगा। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, डिस्कस होता है। तो एवरी आर्टिकल ऑफ द बिल इज डिस्कस विदाउट अमेंडमेंट और अमेंडमेंट एट द टाइम ऑफ दिस रीडिंग। यानी कि अब क्या होता है, हाउस डिस्कस करता है हर एक आर्टिकल को, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द हाउस शुड डिस्कस द बिल इमीडिएटली, सेंड द बिल टू द select committee of the house, send to the joint committee of the both houses, make it public among the people to know the public opinion। यानी कि इसका प्रचार है या प्रसारण है जनता के बीच में भी किया जाता है, सार्वजनिक किया जाता है, ताकि जनता का मत पता लगे, जनता क्या चाहती है इस कानून को लेकर। अल्टीमेटली जो कानून है जनता के लिए बनाया जा रहा है, तो जनता को तय करना पड़ेगा ना कि जनता के लिए ठीक है नहीं। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, तीसरी वाचन में क्या होता है, तीसरे वाचन में होता है कि विधेयक का प्रभारी मंत्री सदन से बिल स्वीकार करने के लिए निवेदन करता है। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द बिल है रिक्वेस्ट द हाउस टू एक्सेप्ट द बिल। जो भी बिल को लेकर आया है, जिस मिनिस्टर को उसका चार्ज मिला है या जिम्मेदारी मिली है, वो हाउस को बोलता है कि बिल को एक्सेप्ट कीजिए और उस पर वोटिंग करना स्टार्ट कीजिए। अब होता क्या है, देखो, इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, द बिल इज पास एंड सेंट टू द। अब प्रेजेंट वोटिंग क्या होता है, मेजॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी में आपको 50% प्लस जितने भी लोग हाउस के अंदर प्रेजेंट है, उनमें से मोर देन 50% लोग जो है सहमत होने चाहिए बिल के फेवर में, तभी बिल पास हो पाता है। और इसके अलावा 2/3 मेजॉरिटी भी होती है, इसे बोलते हैं हम लगभग 66%। तो ये भी जो है 50% का ज्यादा ही होता है। तो मेजॉरिटी टाइप में थोड़ा अलग है, बट सिंपल समझिए कि मोर देन 50% लोग अगर फेवर में वोट करते हैं तो बिल पास हो जाता है। उसके बाद दूसरे हाउस में जाता है, यानी कि सेकंड हाउस में जाएगा। अगर लोकसभा में था तो जाएगा अब राज्यसभा में, अपर हाउस में। तो वेयर द बिल हैज टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया होती है जो पहले हुई थी। अब द बिल इज पास्ड इन अदर हाउस, इट इज फर्स्ट सेंट टू द हाउस सो दैट इट कैन बी सेंट टू द प्रेसिडेंट। अब जो बिल है दूसरे हाउस से पास हो जाता है, तो फिर उसको वापस भेजो जिस हाउस में पहले था, जिस सदन में पहले था, उसको वापस भेजेंगे। एंड देन उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जो साइन करेंगे, और साइन करने के बाद जो है कानून है, जो विधेयक है, वो कानून बन जाएगा आफ्टर द एसेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। ध्यान रखिए, बिना प्रेसिडेंट के बिल पर साइन किए वो कानून नहीं बनता है। अर्थात जब तक राष्ट्रपति बिल पर साइन नहीं करेंगे वो कानून नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पावर्स एंड ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी न्यायिक प्रक्रिया में, कहीं न्यायिक व्यवस्था में, हमारे जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। इट इज नोन एज एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट के नाम से जानते हैं इसको। एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊपर न्यायालय। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि इसका डिसीजन फाइनल होगा। कोई भी कोर्ट इससे नीचे कुछ भी कह दे, कोई भी निर्णय दे दे, उसका चैलेंज जो है सुप्रीम कोर्ट में हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया या उस पर खिलाफ सुनवाई हो गई, या जो भी फैसला होता है चाहे फेवर में हो या फेवर में नहीं हो, वो फाइनल माना जाता है। इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 129 प्रोवाइड्स सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन है वो एक एग्जाम्पल के रूप में, मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं किसी भी लोअर कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे अधीनस्थ अदालत हो, या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। तो उसके जो फैसले हैं वो एक कानून के रूप में माने जाते हैं। देन आर्टिकल 124 establish the Supreme Court. The main jurisdictions are described as follow. Original jurisdictions, appellate और advisory। 3 टाइप के होते हैं jurisdiction या क्षेत्राधिकार, प्रभारी, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। देखो होता क्या है, प्रारंभिक होता है या ओरिजिनल वाला होता है, तो उसमें क्या होता है, वो फैसले आते हैं केवल उस पर सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है फैसला देने का। और कोई कोर्ट होता है, एससी हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनको अधिकार नहीं है। ओनली सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है उस पर सुनवाई करने का। अब वो कौन से मामले हैं, देखिए, भारत सरकार बनाम या एक से अधिक राज्य, उसके अलावा एक तरफ भारत सरकार, एक या अधिक राज्य, तथा दूसरी तरफ जो है एक या अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य। सिंपल सी बात है, जब भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के बीच में विवाद हो, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में विवाद हो और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में विवाद हो, तो कहां जाएगा मामला, वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर मैं एग्जांपल लूं, हाल फिलहाल में जो आप लोग न्यूज देखते हो, तो अगर कोई मामला आता है, जैसे अभी दिल्ली सरकार का लेकर और केंद्र सरकार को आपस में अधिकार को लेकर
बात चलती रहती है। दिल्ली सरकार कहती है कि ये जो अधिकार है हमारा है, ये फिल जो फाइल है ये एलजी पास नहीं कर रहा है, तो हम जो है ये प्रोविजन ला रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार कहती है कि नहीं, दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये अधिकार हमारे हैं। तो ये जो ये टसल होता है या कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, डिस्प्यूट पैदा हुआ, इसका अगर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट में होगी, उसके अलावा कहीं और किसी कोर्ट में नहीं होगी। इसके अलावा कोई दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं किसी नदी बात को लेकर, जैसे मान लीजिए हरियाणा पंजाब लड़ रहा है किसी नदी के पानी को लेकर, तो ऐसी स्थिति में मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा। और इसके अलावा कोई एक राज्य है और एक से अधिक राज्य के बीच विवाद हो रहा है, तो वो भी मामला कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। देन आता है अपीलेट या अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके अंदर क्या होता है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डिसाइड अप टू सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स इफ द जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इन अ सिविल मैटर क्रिएट डिससैटिस्फैक्शन विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन ऑफ द लॉ, सो इट कैन बी अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कोई फैसला है, चाहे वो दीवानी हो या जो कोई आपराधिक मामला हो, तो वैसी स्थिति में जो है उस न्यायालय के निर्णय को आप चुनौती दे सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया और उसके फैसले से आप सहमत नहीं हो, तो उसकी अपील कहां कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देगा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया सही है गलत है। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया वो मानना पड़ेगा, वो फाइनल होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हम हाल फिलहाल में राहुल गांधी की जो अध्यक्षता थी पार्लियामेंट की, वो हटा दी गई थी। किसने हटाई थी? हाई कोर्ट ने हटाई थी, गुजरात हाई कोर्ट ने। फिर उसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस फैसले को जो है हटा दिया और इस हिसाब से फिर से राहुल गांधी जो है एमपी बन गए। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है वो अल्टीमेट है, फैसला उसका ही माना जाता है क्योंकि वो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम है सब में। नेक्स्ट है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार यानी कि एडवाइजरी। एडवाइजरी में क्या है? आर्टिकल 143 प्रोवाइड्स एडवाइजरी जुरिडिक्शंस टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द प्रेसिडेंट कंसीडर इट नेसेसरी टू ऑब्टेन ओपिनियन ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। यानी कि जब राष्ट्रपति को लगे कि कोई ऐसा प्रश्न मेरे सामने आया है जो पब्लिक इंटरेस्ट का है, जनता की बात कर रहा है, तो उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सहायता या एडवाइस मांग सकते। ही कैन सीक एडवाइस और ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ केस ये है कि सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी नहीं है एडवाइस देने के लिए, और ना ही प्रेसिडेंट जो है, यहाँ लिखा हुआ है दिस ओपिनियन इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एडवाइस दी है तो एक तरह से ये एडवाइस है, तो विच द प्रेसिडेंट इज फ्री टू एक्सेप्ट। अब यहाँ प्रेसिडेंट फ्री है या तो एक्सेप्ट करे या ना माने, यानी कि ऑब्लिगेटरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। और यहाँ पर ही सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है प्रेसिडेंट को सलाह देने में, तो दोनों ही बाध्य नहीं है। द वेरी लास्ट क्वेश्चन, एनजीटी दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को परिभाषित कर इसकी प्रमुख शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिफाइन द एनजीटी एंड डिस्क्राइब इट्स मेजर पावर्स। तो एनजीटी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन October 18, 2010 under the NGT Act 2010 for effective and expeditious disposal of the cases relating to the protection and conservation of the environment, forest and other natural resources. So ये जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, कोर्ट के रूप में काम करता है। यानी कि अगर कोई मामला है जो जुड़ा हुआ है किससे? पर्यावरण कानून से जुड़ा हुआ है, जल प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, वन संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो वैसी स्थिति में जितने भी कोई वायलेशन है या अपराध है, उस पर जो एनजीटी है अपना फैसला दे सकती है। आपके लिए प्रश्न है, एनजीटी कहां पर स्थित है? प्लेस कमेंट बताइए। सभी सिविल मामलों पर इसका न्यायिक अधिकार होता है। इसके पास पर्यावरण कानून के प्रवर्तन पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अथवा जैविक विविधता के मामले आते हैं। एनजीटी की प्रमुख शक्तियां, मेन मेजर पावर, पर्यावरण से संबंधित किसी भी मामले पर सुनवाई करने का अधिकार, पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करने की शक्ति, व्यक्तियों और संपत्ति को हुई किसी भी नुकसान के लिए राहत और मुआवजे प्रदान करने का शक्ति है। उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों पर मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने के लिए सहायक है। यानी कि जो एनजीटी को बनाने का पर्पस क्या था? सिंपल सा कि जो पर्यावरण संबंधी कोई मामले आ रहे हैं वो हाई कोर्ट में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जा रहा है। अब कोर्ट में इतने सारे मामले हैं, ऐसे मामले पर सुनवाई ये करने बैठ गए तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए जो है इसके लिए अलग से ही कोई कोर्ट बना दिया गया, नहीं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। बट हाँ, यहाँ पर केस ये है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो भी अगर कोई डिसीजन देता है तो उसको जो है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो। इट हैज पावर टू हियर एनी मैटर रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, पावर टू इन्फोर्स लीगल राइट रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट, power to provide relief, compensation for any damage caused to person and properties. It is also helpful in reducing the burden of the legislation on the environmental matter in high courts. तो सिंपल सी बात है, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स हैं, उनके जो बर्डन है इन्वायरमेंटल मैटर्स को लेकर, उसको कम करने के लिए एनजीटी को बनाया गया था। डेट याद रखना, एनजीटी इंपॉर्टेंट है, 18 अक्टूबर 2010 में बनाया गया था। कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 1 बाय 1 हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।